हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू एवरीवन। आपने पेपर दिया, कुछ पेपर देंगे। मैं कुछ पेपर के क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। ये पेपर जेई मेन 2023 में जो 24 जनवरी को हुआ उसके क्वेश्चंस हैं कुछ। मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कराने वाला आपको, मैं इसमें आपको क्वेश्चंस के साथ कुछ और शॉर्टकट टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको इस जनवरी के सेशन में या अप्रैल के सेशन में आगे आपको काफ़ी मदद करेगी। तो मेरा मेन पर्पस होगा कि आपको ना क्वेश्चंस ना बताऊं। क्वेश्चंस आप बहुत जगह देख सकते हैं, खुद भी आपने उसको सॉल्व किया ही है जिन्होंने पेपर दे दिया। बट मेरा पर्पस होगा यहाँ पे इस चीज़ पे ऐसी चीज़ें बताने का कि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आगे और मिले तो आप उनको कैसे करेंगे। इसके अंदर मैं और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगा, तो आप वो फटाफट देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो यू कैन कमेंट, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है, वो ये रखा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। अब आपको पता है जब एरिया निकालना होता है तो हमें दिमाग में सीधा यही आता है, कैलकुलस यार डेफिनेट इंटीग्रल लगाना है, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इंटीग्रल करें, पर इंटीग्रल में मिनिमम चीजें इंटीग्रेशन की लगाएं। कोशिश करना है बाकी सारी चीजें स्टैंडर्डाइज हो जाएं या स्टैंडर्ड केसेस से हो जाए। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक पैराबोला दिख रहा है और एक लाइन दिख रही है। लीनियर लिखा है ना, और एक क्वाड्रेटिक लिखा है आपके सामने। तो पैराबोला लाइन में ना, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो पैराबोला है, हम इसको एक शॉर्टकट से, और आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता देते हैं। शॉर्टकट ये होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है जो कि एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ए बी सी आपको दिख ही रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। अगर हम इसकी बात करें तो ये वाले जो पैराबोला होता है, ये पैराबोला कुछ इस तरीके से अगर ओपन हो रहा है और एक्स एक्सिस उसे 2 पॉइंट पे काट रही है, तो इसका जो इतना पोर्शन होता है ना, इसका एरिया हम बिना इंटीग्रल के डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। एरिया क्या निकालेंगे इसका, बिना इंटीग्रल के इसका एरिया की वैल्यू होती है डी रूट डी अपॉन 6a²। ऑब्वियसली नीचे हमने मैग्नीट्यूड में ले लेना है, उसे पॉजिटिव बना लेना, वो आपको पता ही है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो हम इस चीज को क्या ले रहे हैं, डी रूट डी अपॉन 6a²। तो डी क्या हमारा, डी हमें मालूम ही है, डी होता है हमारा b² माइनस 4ac। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब आप कहोगे सर इसमें तो बता दिया, अगर पैराबोला दूसरा आ गया, जैसे हमें इसमें लिखा हुआ है y² माइनस 4x प्लस 4, तो उस केस में क्या होगा। अब उस केस में क्या होता है कि पैराबोला हो गया कुछ इस तरीके का, तो उसमें y एक्सिस काटेगी। तो ये वाला पैराबोला जो होगा वो क्या हो जाएगा, ay² प्लस by प्लस सी इक्वल टू एक्स। अब इसमें जब हम बात करेंगे ना, तो रहेगा यही फॉर्मूला, डी रूट डी अपॉन 6a² रहेगा यही फॉर्मूला। बट फर्क यही है कि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट पे चलेगा और इधर x के रिस्पेक्ट पे चलेगा। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि एरिया निकालने के लिए आपको जब x एक्सिस या y एक्सिस किसी भी पैराबोला के साथ दिखे तो उसके साथ हमें क्या करना है। ये चीज को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा और इसमें हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी से खत्म कर लेंगे। तो पहले तो स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन है मेरा y² इक्वल टू माइनस लिया गया 4x माइनस 1। तो उस हिसाब से मुझे पैराबोला जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जो 1,0 पे अपना वर्टेक्स मेंटेन कर रहा है, वो आप देख रहे हैं यहां पे, और इस तरफ खुल रहा है क्योंकि नेगेटिव आपका ए दिख रहा है 4 इंटू माइनस 1। तो आपके सामने ये आ गया। हमारा जो अगला है लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस y इक्वल टू 2x प्लस 2। तो एक तो हो गया ये इंटरसेक्शन पॉइंट, x को 0 ले लो, y की वैल्यू निकाल लो, y को 0 ले लो, x की वैल्यू निकाल लो। तो आपका ये आ गया लाइन जो इस पैराबोला को इधर काटते हुए जा रही है। ठीक है जी। अब हमें ये ना इंटरसेप्ट लेने होते हैं, 0,2 है, ये 0,-2 है। नेचुरली इधर इस पॉइंट को इसने काटा है तो इस पॉइंट को भी लेना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को हम क्या लेंगे, ये रहा ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ ये काट रहा है। अब ये पॉइंट चाहिए होगा हमें बस। अब स्ट्रेटेजी क्या है कि मुझे निकालना है ये एरिया। अब ये एरिया में आपको क्या दिख रहा है, अब आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन, ये हमारा डी रूट डी बाय a² से निकलेगा। ठीक है कि नहीं, 6a²। और ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसको ट्राइंगल ले लेंगे स्टैंडर्ड हाफ बेस इंटू हाइट से,
और ये वाला एरिया उसमें से माइनस कर देंगे, जो एरिया मुझे ये नजर आ रहा है आपके सामने, ये वाला पोर्शन, ये इसमें से माइनस कर देंगे। मतलब इंटीग्रेशन लगेगा सिर्फ एक जगह, वो भी छोटी सी जगह पे। बाकी सब स्ट्रेटेजी आपके सामने। मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना जरूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया, वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये जो आपके सामने लिखी हुई है इक्वेशन, और y इक्वल टू 2x प्लस 2, इनको दोनों को सॉल्व करना है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे माइनस 4x आ रहा है, मुझे y का कोऑर्डिनेट चाहिए, ध्यान दीजिएगा। माइनस 4x आ रहा है, प्लस 4 आ रहा है। मैं माइनस 4x निकालना चाह रहा हूं, तो माइनस 4x वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। ठीक है, तो 2y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 4x प्लस 4। तो मैं 4x की वैल्यू इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो मेरा माइनस 4x का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 2y। तो इससे जगह मैं क्या डाल दूंगा, 4 माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8। आपका आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 4। ठीक है कि नहीं, तो ये पॉइंट हो जाएगा -4। तो ये मेरा पॉइंट आ गया, ये मुझे पता ही है -2 है। तो मेरे को अब स्ट्रेटेजी क्या दिख रही है, पहला मैं लगा रहा हूं d√d बाई 6a²। ये वाला पोर्शन आ जाएगा ब्लू वाला, ठीक है कि नहीं, ये वाला पोर्शन कह रहा हूं। तो कैसे निकल रहा है, अब मैंने ये वाई स्क्वायर वाली चीज लिखी है, तो ये चीज आ गई वाई स्क्वायर माइनस 1/4, 1/4 इधर ले आया, प्लस 1 इक्वल टू x। ठीक है जी, ये मेरी ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के पैटर्न पे आ गई। तो उस हिसाब से मुझे क्या दिख रहा है, ये मेरा a है, b मेरा 0 है, a आ गया मेरा -1/4, b आ गया 0, c आ गया 1। समझ में आ रहा भाई क्या कह रहा हूं, ये वाली चीज आपकी इस तरीके से शिफ्ट हो गई। अब हम आगे आ जाते हैं, d निकाला गया, b स्क्वायर दिस इज 0 माइनस 4ac, 4 a हो गया -1/4, c हो गया 1। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 1, d की वैल्यू 1 आ गई, सीधी सी बात। a कितना है -1/4, तो d√d कितना निकलेगा मेरा, ये एरिया कितना निकलेगा, 1 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 1/16। बोलो समझ में आया, तो ये आ गया 8/3। साइड में रख लेते हैं इसको, ये a1 हो गया मेरा, ये एरिया आ चुका है। फिर मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। ट्रायंगल के एरिया के लिए आपको ये पॉइंट चाहिए, पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट लगाना है, तो इसकी बेस चाहिए मुझे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट निकालना है, -4 दिख रहा है मुझे, कौन, y दिख रहा है, y को -4 डाल देता हूं यहाँ पे, तो -4 -2 -6 ये आ जाएगा -3 -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3। ओके, तो A2 मतलब ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल एरिया मैंने रेड से किया, तो मैं रेड से कर देता हूं इसको जरा। तो ट्राइंगल एरिया क्या आ जाएगा, हाफ बेस हो गई -3, हाइट हो गई 6, क्योंकि मॉड में लेना है, तो आपको आंसर मिल गया 9। ठीक है जी, तो एरिया आ गया 9 किसका, ट्राइंगल का। अब आ जाते हैं आगे, किस चीज पे, मुझे वो इंटीग्रल वाला माइनस करना है। तो इंटीग्रल वाले को माइनस करना है, तो उसको ले लेते हैं हम, यहां से यहां तक देखो, ये पोर्शन पैराबोला विद दिस पॉइंट, और ये कहां चलाएंगे हम, y पे चलाएंगे, क्योंकि y पे मूव कर रहा है, तो y पे मूव करेगा तो dy आएगा, और पैराबोला की इक्वेशन डलेगी यहाँ पे, तो हो जाएगी 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4, 1/4 बाहर रख लेंगे, और लिमिट कहां से चलाएंगे, -4 से कहां तक जा रहा है, -2 तक जा रहा है, दिख रहा है आपको भाई, -4 से -2 तक गया, इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। और ये क्या करेंगे हम, ये टोटल ऐड करना है, ये ऐड करना है, ट्रायंगल पूरा आ चुका है, इसमें एक्स्ट्रा घुस गया है, इसको बाहर फेंकेंगे। तो इसके लिए पहले इसको निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 बाहर रखो, इसकी वैल्यू हो गई 4y, यह आ गया -y³/3, और इसमें वैल्यू डाल दी -4 से -2। तो इसमें आपका आंसर क्या बना, 1/4 अपनी जगह, यहां गया -8, यहां गया प्लस, माइनस क्यूबिक है, और इसमें 4 पावर हो जाएगी, तो हो जाएगा प्लस, तो 8/3 माइनस, अब लोअर लिमिट, जब भी ऐसा लगना ना ब्रैकेट बना लिया करो,
तो माइनस डालोगे तो ये बन जाएगा -16 और ये हो जाएगा फिर प्लस 64/3। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आपका आ जाएगा 16 - 8 + 8/3 और ये हो जाएगा -64/3 इंटू 1/4। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, 8/3 -64/3 हो जाएगा -56/3। 8 - 56/3 इंटू 1/4, ये आ गया जी। अब आप इसको अंदर भेज दीजिए तो आपका आ जाएगा 2 - 14/3। 3 to the 6, 6 - 14, 8/3 विद नेगेटिव साइन, मॉड ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8/3। तो 8/3 मेरा आंसर आ गया इसका, आ गया जी। तो 8/3 किसका आंसर आ गया मेरा, ये छोटू छोटू पार्ट का जिसको मुझे बाहर फेंकना है। तो मतलब मेरा टोटल आंसर क्या हो गया, ये चीज इसमें ऐड करेंगे ये चीज और इसमें माइनस करेंगे ये चीज। अल्टीमेटली दिख रहा है आपको क्या बन रहा है, 8/3 में 9 ऐड हुआ और -8/3 हुआ, तो 8/3 कट गया, आंसर आ गया 9। 9 मेरा आंसर हो गया, ठीक है कि नहीं, ये वाला मेरा आंसर हो गया। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आ रही है यहां से, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया इसमें, ये ध्यान रख लेना। ओके, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन समाप्त। अब इसी चीज को रिपीट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, समझ में आ गया ना भाई सबको, ये वाली बात समझ में आ गई है सबको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन आया आपके सामने, इसने क्या कहा है आपको, इसमें बोल रहा है x² - 3x + 2 अंडर द मॉड 0 से 3। अब मॉड का मतलब समझते हैं कि सारी चीज ऊपर चली जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो सबसे पहला काम क्या करें, x² - 3x - 2 + 2। तो ये तो दिख ही रहा है आपको कि x - 2 और x - 1 इसके फैक्टर बनेंगे, ये दिख रहा है ना आपको। तो आप इसका फैक्टर बनाते हुए एक ले लें 1, एक ले लें 2, ये जो आपको दिख रहा है, और इसमें आप इसका ग्राफ बना दीजिए, कुछ इस तरीके से जाएगा नीचे और वो ऊपर आ जाएगा और फिर ये इधर उधर हो जाएगा। थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, दोबारा बना देता हूं। क्या बात, बन गया। तो अब आपके सामने आ चुका है, एरिया निकालना है। अब आपको दिख ही रहा है, ये वाली बात तो दिख ही रही है आपको कि क्या करना है, इसमें ये वाली चीज का एरिया निकालना है, ये वाली चीज का एरिया निकालना है, और यहां से इधर तक जा रहा हूं, कहां तक, 3 तक, ये एरिया। क्या आपको यहां से नजर आ रहा है कि 0 से 1 जितना मूव कर रहा हूं उतना ही 2 से 3 मूव कर रहा हूं, 1 यूनिट का फर्क है, आर्म सेम जा रही है, सिमेट्रिक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे छोटा दिमाग लगाऊंगा कि यार जल्दी से जल्दी करूं, क्योंकि वहां पे होता है टाइम का प्रेशर और आपकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा सेव करनी होती है आगे के लिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसी पे सोचना है कि भाई इसमें हम सबसे कम से कम टाइम कैसे लगा सकते हैं। तो अब आपको ये तो दिख ही रहा है, मैंने बताया था d√d/6a²। कंसेप्ट ये। दूसरा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, वो तो पढ़ ही लिया हमने, मॉड्यूलस लगा हुआ तो सारी चीज ऊपर चली गई, अल्टीमेटली आंसर पॉजिटिव आएगा। और उसने 12y का आंसर पूछा, ये भी ध्यान रहे। तो अब आपने d√d/6a², डी मुझे दिख रहा है, अब उसमें आपको यहाँ पे सिर्फ इसको देखना है, ये जो लिखा हुआ है x² - 3x + 2, जिसको मैंने फैक्टराइज किया है। तो a हो गया 1, b हो गया -3, c हो गया 2, तो d क्या आएगा 9 - 8 अंडर द रूट इज √d। 1 आ गया तो d भी 1 आ गया, ठीक है कि नहीं, दोनों ही 1 है आपके सामने, d भी 1 है, √d भी 1 है। तो d√d की वैल्यू आ गई 1/6a², a आ गया 1, तो 6a² में a हो गया 1, तो 1/6 आंसर आ गया। अरे लिख ले 1/6, तो ये 1/6 आंसर हो गया, ये मिल गया। इसको निकालेंगे बस इंटीग्रल से और डबल कर देंगे। किसका निकालना हमने, 0 से 1, कौन, इंटीग्रल ऑफ दिस, क्या ये x² - 3x + 2 dx, क्या आ जाएगा x³ 3 - 3x² 2 + 2x। 0 से 1, 0 को गोली मारो, आंसर निकालो, 1/3 - 3/2 + 2, खत्म आंसर। लिमिट 6 आ गया, एलसीएम यहां हो गया 2, यहां हो गया -9, यहां हो गया 12, 14 - 9 5। ठीक है जी, आ गया ना, 5/6 किसका आंसर आया इतने पोर्शन का। डबल करना है तो कितना हो जाएगा, 10/6 इंटू 2 कर दिया, तो 10/6 में क्या ऐड करना है, 1/6, कितना हो गया टोटल, 10/6 + 1/6 = 11/6। किसकी वैल्यू निकालनी है, 12y की। ये मेरा आई आ चुका है,
आई इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 इंटू 11/6 मतलब 22। देख रहे हो गेम, ये वाली बहुत काम आने वाली है, आपको ध्यान रख लीजिएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, चलेंगे आगे। ये बहुत आसान था, जल्दी होने वाला था, सिर्फ मॉडल्स पे धोखा नहीं खाना है, क्या बोल रहा है उस चीज को समझना है, उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी के साथ मूव कर जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो लल्लू क्वेश्चन है बिल्कुल, आप देखते हैं इस चीज को, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सीधा सीधा। एनसीईआरटी में इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम बात करें तो हम ये पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में कि अगर हमारे पास इंटीग्रल ए से बी दिखा हो, यहाँ पे एफ एक्स हो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो, और साथ में एफ ऑफ ए माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स बैठा हो, कोई भी एक बैठा हो, ए प्लस बी माइनस एक्स ऊपर या नीचे, और उसके साथ ये भाई साहब बैठे हो, और अगर हम इस चीज की बात करें तो इसका स्ट्रेट अवे कांस्टेंट आंसर होता है हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये इस क्वेश्चन से आपके दिमाग में बैठने वाला एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो आगे भी काम आने वाला है, इसको ध्यान रख लेना। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री पे शिफ्ट हो जाए, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम कहते हैं कि ए और बी हो, यहां पे साइन एक्स हो की पावर कुछ भी हो, या साइन एक्स हो उसकी पावर सेम हो, प्लस कॉस एक्स हो उसकी पावर सेम हो। अब यहां पे साइन लिया कॉस लिया, मतलब दोनों क्या लिए, कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर लिए, तो ये बात यहां कंडीशन लग जाती है ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 2, इसी का छोटा भाई ट्रिग्नोमेट्री में लगता हुआ, अलजेब्रा में नहीं ट्रिग्नोमेट्री में लगता हुआ। यहां साइन भी आ सकता है, साइन की जगह हम यहाँ पे कॉस भी ले सकते हैं, कॉस ऊपर ले सकते हैं, कॉस की जगह यहाँ टैन ले सकते हैं, यहाँ पे टैन आ जाएगा, यहाँ पे कॉट आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर है ना, कौन कौन, साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, टैन के साथ कॉट, कॉट के साथ टैन, सीकेंड के साथ कोसिकेंड, कोसिकेंड के साथ सीकेंड, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे ना, गेम आपकी अपने फर्स्ट क्लास से बन जाएगी। तो अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पाई बाय 2 माइनस 0, मतलब पाई बाय 4, और सॉरी पाई बाय 2 माइनस 0 तब होगा जब यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे पाई बाय 2 होगा, और अगर नहीं होगा तो हमारा आंसर वही रहेगा हाफ ऑफ बी माइनस ए, सेम फॉर्मूला। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, कॉस एक्स दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, ऊपर में से एक दिया हुआ है, दोनों सबकी पावर सेम है। पावर क्या करनी है मुझे, ये लिमिट देखी, इन दोनों का सम पाई बाय 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर पाई बाय 4। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर हो गया, खत्म। तो स्टोरी क्या याद रखनी है, ये वाली बात, ठीक है। ये और भी क्वेश्चन में लगती है, जैसे आपको दे देगा ऊपर 7 माइनस एक्स अंडर द रूट ओवर 7 माइनस एक्स अंडर द रूट प्लस रूट एक्स डीएक्स 2 से 5, ऐसा कुछ दे दिया, मतलब इनका सम क्या हो जाता है, आपको ये चीज दे दी जाती है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेडली आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3/2, खत्म, ठीक है कि नहीं, इस चीज को याद रख लीजिएगा। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में सबसे पहले ये सोचना होता है कि भाई ये दिख क्या रही है, होमोजीनियस दिख रही है, वेरिएबल सेपरेबल दिख रही है, लीनियर डिफरेंशियल दिख रही है। तो देखते हुए भैया होमोजीनियस तो दिख नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब आ रहा है, यहाँ पे एक्स वाई की पावर 1 है, तो ये चीज तो छोड़ दो। ये दिया हुआ है पर्टिकुलर वैल्यू, तो मतलब हमें सी की वैल्यू चाहिए होगी, उसके बाद उसने y1 पूछ लिया। जनरली इसका ट्रेंड यही है कि वो चीज कोई कांस्टेंट वैल्यू पे पूछता है। तो अब हम इसको देखें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मेट पे फिक्स करेंगे बात को कि हम ना x ज्यादा दिख रहा है तो x से पहले उड़ा देते हैं, dy को फ्री करते हैं। तो dy को फ्री करना है तो मैंने dy लिखा और x क्यूब से डिवाइड किया, तो dy x क्यूब से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, चलो पहले पूरा लिख देते हैं, dy x क्यूब प्लस xy माइनस 1 dx इक्वल टू 0। dx को डिवाइड कर दो, x क्यूब को भी डिवाइड कर दो, तो dy बाई dx x क्यूब से डिवाइड किया तो xy अपॉन x क्यूब आ गया, माइनस 1 बाय x क्यूब आ गया। तो चीज ना आपको सिंप्लीफाई में वे में दिख रही होगी कि क्या बन रही है। सिंप्लीफाई वे में क्या दिख रही है आपको कि भाई ये टर्म 0 y के साथ आ रही है, ये प्योर x की हो गई, तो इसे कहोगे भैया तू साइड में बैठ, क्योंकि तू लीनियर के लिए बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो dy बाई dx यहाँ आ जाएगा, प्लस y इधर रख देंगे और 1 बाय x स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। तो आपकी बात बन गई, सीधी बात है, क्या बन गया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद योर इस वाले फॉर्मेट को फिट करता हुआ, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। वेरी कॉमन एंड वेरी मच फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके सामने क्या आ चुकी है, ये आ चुका है आपका p। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, IF क्या निकलेगा, e रेज़ बार इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x स्क्वायर dx, जिसकी वैल्यू हो जाती है माइनस 1 बाय x। तो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया माइनस 1 बाय x इंटू वाई। सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं, क्या होता है सॉल्यूशन इसका,
आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी एक्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंटीग्रल किया ई रेस पर माइनस वन बाय एक्स इंटू वन बाय एक्स क्यूब dx। अब आती है बात किसे इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट में दिमाग में यह आना चाहिए कि ई पावर एक्स को कैसे सेटल करें। ई पावर एक्स का जो माइनस वन बाय एक्स है ना, उस माइनस वन बाय एक्स को जरा फोकस कीजिए। माइनस वन बाय एक्स जो लिखा हुआ है, माइनस वन बाय एक्स को अगर मैं टी ले लेता हूं दिमाग में तो क्या आ जाता है, वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी होता है। यही सब्स्टिट्यूशन दिखती है। तो आप क्या करेंगे भैया, एक वन बाय एक्स क्यों बैठा हुआ है, ठीक है, उस चीजों से हम इस चीज की मदद लेंगे। ई रेस पर माइनस वन बाय एक्स यहां लिखेंगे, एक वन बाय एक्स को अलग करेंगे, एक वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ चिपका देंगे कि भाई तू जा डी टी के लिए खत्म हो। अब आ जाएगा ये चीज थोड़ी सी सेटलमेंट होती हुई दिख रही है। माइनस टी हो जाएगा वन बाय एक्स, तो यहां पे हो जाएगा ई पावर टी और यहां आ जाएगा माइनस टी डी टी इंटीग्रल। पहले मैं इसको इंटीग्रल करूंगा फिर इसमें चिपकाऊंगा उसे। तो यहां से इसका इंटीग्रल पता ही आपको, माइनस बाहर रख देते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टी अपनी जगह, इंटीग्रल ऑफ ई पावर टी इज ई पावर टी माइनस इंटीग्रल ई पावर टी डेरिवेटिव ऑफ टी इज वन डी टी, जिसका आंसर ई पावर टी माइनस ई पावर टी इंटू टी माइनस बाहर। तो फाइनल आंसर वन बाय एक्स की फॉर्म में डाल देते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस वन बाय एक्स, इस माइनस को एब्सॉर्ब कर रहा हूं, माइनस वन बाय एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई पावर माइनस वन बाय एक्स। ये मेरे पास आ गया। तो ये चीज आपकी बन चुकी है। अब आपका इक्वेशन का आंसर आ चुका है। आंसर को मैं जरा लिख देता हूं यहां पे, यहां पे लिख देते हैं, चलो। e raised to the power minus 1 by x y is equal to e raised to the power minus 1 by x into 1 plus 1 by x plus c। ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि ये तो आप सीख चुके हो। यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब हमारी ये डिफरेंशियल बन चुकी है ना, इसको हटाते हैं। अब जरा यहाँ से इसको साफ करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, अब ये मेरी बन चुकी है ई रेस पावर माइनस वन बाय एक्स वाई इक्वल टू ई रेस पावर माइनस वन बाय एक्स वन प्लस वन बाय एक्स प्लस सी। सी निकालना है, उसने दे दिया भाई ने। वाई हाफ, एक्स की वैल्यू हाफ डालो, वाई की वैल्यू 3 माइनस ई डालो, 3 माइनस ई डाल दिया। एक्स की वैल्यू हाफ डाला तो बन जाएगा ई पावर माइनस टू, ई पावर माइनस टू 1 प्लस 2 प्लस सी। ठीक है कि नहीं। तो ये बन गया हमारा 3 ई पावर माइनस टू माइनस ई पावर माइनस वन इक्वल टू 3 ई पावर माइनस टू प्लस सी। ऐसा कुछ दिया ही होता है ना, वो कट कट आने के लिए दिया होता है। सी की वैल्यू आ गई माइनस ई पावर माइनस वन। तो अल्टीमेटली तुम्हारी इक्वेशन जो कन्वर्ट हो गई, ये बन गई ई पावर माइनस वन बाय एक्स वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस वन बाय एक्स वन प्लस वन बाय एक्स ई पावर प्लस नॉट प्लस माइनस माइनस कितना कितना है, माइनस ई पावर माइनस वन। ठीक, ज्यादा है तो ई पावर माइनस वन से उड़ा भी सकते हैं। उसने वाई वन पूछा है, वाई वन की वैल्यू डालनी है, तो मतलब एक्स की वैल्यू वन डाल दो। वाई ई पावर माइनस वन इक्वल टू ई पावर माइनस वन वन प्लस वन माइनस ई पावर माइनस वन। तब में ई पावर माइनस वन ठोक दो, खत्म, ठा ठा ठा, क्या बच गया, वाई इज इक्वल टू वन प्लस वन माइनस वन, वन वन गया। कहीं बच्चा ना इसको जीरो ले लेते हैं तो कहाँ चले जाएंगे, उसका ऑप्शन ही नहीं मिलेगा उसे, फिर कहेगा भाई क्वेश्चन गलत हो गया, दोबारा देखूं पूरा ना। ये वन बनेगा भाई, डिवाइड कर रहे हो आप, तो वन से वन कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू वन। तो ये मेरा आंसर हो गया, वाई वन इज इक्वल टू वन। ठीक, खत्म हो गया। चलो आगे बढ़े। ये वाली चीज ध्यान रखेंगे, वही वाली बात लीनियर डिफरेंशियल डायरेक्ट एप्लीकेशन थी। आ जाते हैं आप देखो कोऑर्डिनेट पे, थोड़ा सा उस चीजों को मिक्स कर रहे हैं हम। कोऑर्डिनेट आ गया। कोऑर्डिनेट में क्या है, एरिया भी यही बात कह रहा है। देखो पैराबोला भी इस जैसी चीजें दे रही थी, अब इसमें भी पैराबोला दिया उसने, और साथ में दे दिया हाइपरबोला विच इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो वाई स्क्वायर इक्वल 24x, मुझे दिख रहा है वाई स्क्वायर इक्वल 24x कुछ ऐसे बनता है। ठीक है कि नहीं, 6,0 उसका फोकस होता है। नाउ अब आपको क्या बोला उसने कि जी भाई साहब पे टेंजेंट खींचो। टेंजेंट खींचने के बाद उसने बोला वो जो टेंजेंट है वो इस हाइपरबोला को दो पॉइंट पे ए और बी पे काट रहा है। ठीक है जी, ज्योमेट्री दिमाग में समझ में आ रही है, कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, एक्स वाई इक्वल टू 2 बना दिया मैंने। अब उसके बाद उसने कहा है कि टेंजेंट खींचना है वाई को।
टेंजेंट खींचना है कहाँ पे, ऐसा खींचिए जो इसको 2 पॉइंट पे काटे। तो मैंने कहा ठीक है यहाँ खींच देते हैं। तो यहाँ पे हो गया बी, यहाँ हो गया ए। अब वो बोल रहा है कि ए बी के मिड पॉइंट का लोकस बताओ। यहाँ पे एच कोमा के ले लिया जाता है। लोकस कॉन्सेप्ट एलिमिनेशन वाली चीज होती है। लोकस के लिए याद रखिएगा ये चीजें ए ई आर, एज्यूम, अप्लाई, एलिमिनेट, रिप्लेस। ये क्या कोड है मैं भी बताता हूं आपको। एज्यूम, अप्लाई, एलिमिनेट, रिप्लेस। एज्यूम का मतलब क्या है कि जिसका लोकस निकालना उसे एज्यूम कर लो, वो कर लिया हमने, ठीक है। अप्लाई क्या करना है, कंडीशन अप्लाई करनी है। उसने क्या बोला कि भाई साहब ए बी के मिड पॉइंट का लोकस बताओ। तो ए बी के मिड पॉइंट का लोकस है ये। तो ए बी को मान लो वो काट रहा है एक्स और वाई पे, x1 y1 पे और x2 y2 पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहे, x1 y1 और x2 y2 इस हाइपरबोला पे है। तो x1 y1 इक्वल टू 2 है और x2 y2 भी इक्वल टू 2 है। तो मतलब इस h के कोऑर्डिनेट हो गए हैं मेरे x1 प्लस x2 बाय 2, ठीक है। और y1 का k का कोऑर्डिनेट हो गया y1 प्लस y2 बाय 2। कोशिश करो कि y को भी x की टर्म में डाल दो। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बाय x1, 2 बाय x2 अपॉन 2, k की वैल्यू। तो k क्या आ गया, 2 से 2 को मार दो, 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2, कितना आ गया, x1 प्लस x2 बाय x1 x2। तो कुछ कुछ नजर आ रहा है मुझे कि भाई साहब मुझे चाहिए क्या, मुझे सम ऑफ द रूट्स मिल जाए x1 x2 और मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिल जाए, मैं उनके साथ गेम खेल लूंगा। तो मतलब मैं इस चीज से ये स्टोरी पे यहां तक पहुंचाऊं जो सिर्फ मुझे एजम्पशन पे ही दिख गई है कि मैंने h को मैं एज्यूम किया और उसमें कंडीशन क्या चाहिए, वो मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट से मैंने इन दोनों पे पॉइंट लिया, पॉइंट से मैंने ये बनाया, ये आपके सामने बन गया। तो अब मेरे को चाहिए सम और प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ x, मतलब क्वाड्रेटिक मुझे x में बनानी है। तो x कैसे बनेगा भाई, इसके ऊपर टेंजेंट है। अब वो बात तो यहाँ पे आएगी ना, टेंजेंट है इस y स्क्वायर टू 24x पे। तो 24x पे जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 24x, इस पे मैं लूंगा सबसे इंपॉर्टेंट मिनिमम चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैंने आपको बताया था। क्या हो गया, अच्छा पलट गया क्या, हाँ यहाँ पे आ जाओ, सॉरी। चलिए, तो ये वाली बात कर रहे थे हम। तो हम यहाँ पे क्या थे कि मैंने कहा कि भाई पहले हम पैरामीट्रिक पॉइंट, जो मैंने बोला कि पैरामीट्रिक ना बहुत प्यारी चीज होती है। पैरामीट्रिक पॉइंट आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि पैरामीट्रिक पॉइंट ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कम से कम अननोन को इन्वॉल्व करना ही आपके लिए बेहतरीन होता है कि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी निपटाएं। चाहे वो लोकस का क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी चीज के ऊपर डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन हो, मिनिमम चीज के लिए ना पैरामीट्रिक को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना। तो अब इसमें हम पैरामीट्रिक पॉइंट जानते हैं क्या होता है, AT स्क्वायर कोमा 2AT। ए मेरा 6 है तो ये हो गया 6T स्क्वायर कोमा 12T। मैंने इस पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट ले लिया 6T स्क्वायर कोमा 12T। वैसे भी आप कैलकुलस से भी कर सकते हो, dy/dx निकाल के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लो, नहीं तो सीधी इक्वेशन क्या होती है, ty इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर। ये आपका 6 है, टी स्क्वायर यहाँ आ गया। इक्वेशन को जान चुके हैं। अब ty जब x प्लस AT स्क्वायर आ चुकी है तो हम y को बना लेते हैं भाई, y बन जाएगा x 1/t प्लस 6t। इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि भाई इसको इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है, तभी मेरी क्वाड्रेटिक बनेगी और क्वाड्रेटिक का वो यूज होगा। तो एक्स वाई इक्वल टू 2 था, y की वैल्यू उठाई 1/t x प्लस 6t इक्वल टू 2, तो आ जाएगा 1/t x स्क्वायर प्लस 6xt इक्वल टू 2, या 2 को इधर ले आओ तो -2 लिख दो, ठीक है कि नहीं, ये 2 लिखा हुआ है। अब ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है x में, और वो x की क्वाड्रेटिक का ही रूल चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, h क्या लिखा है, x1 प्लस x2/2। तो x1 प्लस x2 क्या निकला, -b/, तो -6t स्क्वायर हो गया। a से 1/t से डिवाइड करूं तो बन जाएगा। तो x1 x2 क्या आ जाएगा, -2/1/t, तो वो 1 नीचे रह जाएगा, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, x1 प्लस x2 और x1 x2, और मेरे पास h और k। अब यहाँ पे मैं ये चीजें कर चुका हूं, एज्यूम कर लिया पॉइंट, अप्लाई कर दी कंडीशन, कंडीशन अप्लाई हो गई पूरी। अब एलिमिनेट वाली बात आ रही है, एलिमिनेट कौन करेंगे हम, एच के को लिंक करना है। तो एलिमिनेट किसको करना होगा, जो मैंने एक्स्ट्रा टी डाला इसमें, जिसको मैं कह रहा हूं कि एक ही अननोन रहेगा सिस्टम में। कब, जब आप पैरामीट्रिक लेते हो तो सिस्टम में ना कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो मेरे पास क्या है, एच की वैल्यू क्या है, x1 प्लस x2/2। तो x1 प्लस x2 क्या है मेरा, -6t स्क्वायर बाय 2, मतलब -3t स्क्वायर आ गया। a क्या है मेरा, x1 x2, और ये टोटल डिवाइड में है, तो मतलब मेरे पास तो सीधी वैल्यू आ गई -6t स्क्वायर अपॉन -2t।
मतलब 3t। 3t और 3t स्क्वायर को आपस में जोड़ना है, तो k अपॉन 3 हो गया मेरा t। यहां पे हो रहा है एलिमिनेशन, देखो ये एलिमिनेशन यहां हो रहा है, t को उठा के यहां चिपका दो, तो h इज इक्वल टू -3 इंटू के स्क्वायर बाय 9, मतलब k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -3h। मतलब अब आ जाता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? रिप्लेस एच के बाय एक्स एंड वाई। तो आपने इधर एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया, तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3x। ये मेरा क्या आ गया? मिड पॉइंट लोकस इज पैराबोला अगेन, जो हमें दिख रहा है। तो वो जो पैराबोला आया उसमें मुझे क्या बोल रहा है? 4 ऑप्शन, भाई डायरेक्ट्रिक्स ढूंढो, लेटेस्ट सेक्टम ढूंढो, डायरेक्ट्रिक्स ढूंढो, लेटेस्ट सेक्टम ढूंढो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई? लेटेस्ट सेक्टम सीधा दिखता है मुझे, लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ होती है 4a, ये तो पता ही है ना आपको। जो ये लिखी हुई है इस वाले पैराबोला की लेटेस्ट सेक्टम कितनी है? 24। और यहां पे अगर 4a की बात करूं तो क्या है? ये मैग्नीट्यूड में, क्योंकि लेंथ की बात कर रहा है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या आ गई यहाँ पे? 3 कहीं दिया हुआ है? हाँ जी यहाँ दिया हुआ है। तो बाकी चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं ना, जो चीज पहले दिख रही है उसे देखो। डायरेक्ट्रिक्स निकालोगे तो वो बाद में निकलेगी, वैसे डायरेक्ट्रिक्स निकालनी मुश्किल नहीं है। क्या होती है वो? x इज इक्वल टू -a। -a क्या होगा? a कितना? माइनस, अब आप देख रहे हो -3 और एक 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3/4। वो -3/4 दिया हुआ है, तो ये आंसर गलत है, बिल्कुल क्लोज दिया हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट्रिक्स गलत दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या है? लेटेस्ट सेक्टम इज 3। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है कि नहीं? तो इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने सीखा एक ये चीज, लोकस का कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, एज्यूम, अप्लाई, एलिमिनेट, रिप्लेस, AAER। और उसको कैसे कैसे लगाया मैंने, टी लिया, पैरामीट्रिक पॉइंट बताया, पैरामीट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन में ये वाली चीज मेन थी। अगला आ जाता है ये, अगेन आपको सामने है क्वेश्चन, देखिए, टेंजेंट टू द इलिप्स। कोऑर्डिनेट की बात को मैंने कलेक्ट किया, इलिप्स है। इलिप्स कैसा है देख सकते हैं, जिसमें मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस है, ये आपका आ गया -x। ज्योमेट्री बनाना जरूरी है जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन आए, बिना उसके ना गेम में सीधी सीधी क्लैरिटी नहीं आती है, कैलकुलेशन कम नहीं होती है। तो पहले तो मैंने बना दी है इलिप्स, ठीक है? उसके बोल रहा है इफ टेंजेंट कट्स एक्स एक्सिस, एनी टेंजेंट, तो कोई भी एक टेंजेंट है उसको कट कर रहा है एक्स एक्सिस को ए और बी पे, वाई एक्सिस को बी पे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। बना दिया। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी, तो ए बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी। अब यहां ध्यान देंगे, अब मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है? जब भी मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है ना किसी भी सिस्टम में, तो ये याद रखिएगा मिनिमम के अंदर पॉइंट्स क्या है। 4-5 तरीके से मिनिमम दिमाग में पॉपअप हो जाना चाहिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है। पहला पॉपिंग पॉट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आप क्या कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है? और दूसरी आपकी AMGM अप्रोच लग सकती है अगर चीजें पॉजिटिव हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अलजेब्रा में, याद रखें। कॉम्प्लेक्स नंबर की अप्रोच लग जाती है, वो भी लगा सकते हैं आप। ये अलजेब्रा के अंदर का जोन है। फिर हम दूसरी चीज है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच लगा दो। कौन सी? A sin थीटा प्लस B cos थीटा वाली। मैक्स मिन का कॉन्सेप्ट इसका जो लगता है वो लगा देना। अगर मैक्स मिन का क्वेश्चन वैसा बनता है तो मैं आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा डोज दे रहा हूं कि मैक्स मिन के लिए ये वाला विंडो दिमाग में बना लेना। अगली चीज, अगर ये वाला ट्रिगो का नहीं लगेगा तो आप कैलकुलस पे चले जाना, वो तो आपको पता ही है कि वो इसी चीज पे चल रहा है। मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लीजिएगा या सेकंड डेरिवेटिव से बना दीजिएगा मैक्स मिन। नेक्स्ट दूसरा क्या हो जाएगा? ग्राफिकल। ग्राफ बना लो, उससे निकाल लो। अगर ग्राफ से हो जाता है तो उससे काम कर लेना। अगर ग्राफ से नहीं होता तो लास्ट किस पे चले जाइएगा? प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन पे चले जाना, कि किसी की भी रेंज पता है आपको कि कहां से कहां तक मूव करता है, उस हिसाब से उसकी रेंज के हिसाब से मूव करा देना। तो मैक्स मिन के लिए ना ये वाले कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो लगा दिए जाते हैं जब भी मैक्स मिन का क्वेश्चन आता है। तो इंटीग्रल भी लगा सकते हो, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, पर अभी हम बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या है। तो अब हमें लेना है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी। अब मुझे पॉइंट पता नहीं है, मैंने कहा भाई पॉइंट को कोशिश करो पैरामीट्रिक लो। अभी मैंने बात करी इससे पहले वाली जगह पे भी, पैरामीट्रिक क्या करेगा? मिनिमम अननोन को इन्वॉल्व करेगा, चीजों को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन अ पैराबो इलिप्स क्या होता है? A cos थीटा B sin थीटा। जनरल स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए बात कर रहा हूं जो आपको पता है। और हमें यही चीज जाननी है क्योंकि हमारे को क्वेश्चन भी उसी पे पैटर्न पे दिया है, पेरेंट क्वेश्चन। तो ये हो गया 6 cos थीटा 4 sin थीटा। ओके, टेंजेंट की इक्वेशन आपको कैलकुलस से भी आती है और आपको पता है अगर A cos थीटा पे अगर टेंजेंट लिखूं तो क्या हो जाता है? x x1 अपॉन A स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब मेरा क्या जाता है? x cos थीटा बाय A प्लस y sin थीटा बाय B
इक्वल टू 1। अब थोड़ी सी ना यहाँ एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको, ध्यान से देखना। यहाँ पे ना एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी इसके साथ इसी के नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी हो ना तो ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल ऐसे जाता है इसका, नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी हो तो ना बहुत सिंपल सा तरीका है। ए को ऊपर भेज दो, कॉस थीटा को नीचे ले आओ, बी को ऊपर भेज दो, साइन थीटा को नीचे ले आओ, बीच में प्लस की जगह कर देना माइनस, और इस ए की जगह पे लगा देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स ए अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत काम आएगा आपके आगे के टाइम में भी और वैसे भी। ये कुछ चीज़ें ना ऐसे ही याद रखी जाती हैं। ना आगे बढ़ते हैं, ये अभी हम आगे भी कभी हो सकता है किसी क्वेश्चन में लगे तो हम इसे यूज़ करेंगे। ना आप आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो मेरे पास ये टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है, तो टेंजेंट की इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई है, एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, मुझे उसने ए और बी पे काटा है, तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y0, y को 0 डाला, x की वैल्यू आ जाएगी 6 सीकेंड थीटा, और b पे 0,4 कोसिकेंड थीटा। बहुत सिंपल है, दिख गया आपको, कटने वाले पॉइंट दिख गए ना। अब क्या करेंगे, कटे हुए पॉइंट्स को क्या करूंगा मैं, भाई साहब मुझे बोला ए बी का डिस्टेंस, तो ए बी का डिस्टेंस तो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अंडर रूट 6 माइनस 0 वाला तो 36 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं, देखो सीकेंड स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर में बन गई है, सीकेंड और कोसिकेंड स्क्वायर जो वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मैक्स मिन की बात कर रहा है, तो एएमजीएम पे कूद जाओ। एएमजीएम में आपको पता है कि मुझे चीजें काटनी है, तो मुझे पता है सीकेंड और कोसिकेंड स्क्वायर के भाई होते हैं टैन स्क्वायर, तो यहाँ हो जाता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाता है 16 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो यस और नो, ये भी आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, 36 प्लस 1 वाला चीज और 16 प्लस 1 वाली चीज को मिला देंगे तो आ जाएगा 52 तो आ गया इधर, प्लस आ गया 36 टैन स्क्वायर थीटा और आ गया 16 कॉट स्क्वायर थीटा। टैन और कॉट साथ क्यों ले लिए, क्योंकि एएमजीएम में टैन और कॉट कट जाएंगे जब आप जीएम की बात करेंगे, वो यहाँ पे बता रहा हूँ, वो यहाँ पे दिखेगा आपको। देखो एएमजीएम का लगेगा 36 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 36 इंटू 16 इंटू टैन स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर, दोनों मर गए, रेसिप्रोकल है ना, इसे टैन कॉट को लिया, सेकंड को नहीं लिया, तो ये कट गए। 36 और 16 क्या बन के निकलेगा, 6 इंटू 4, और ये 2 इसके पास चला जाएगा, बन जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 36 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा इज 6 4 24 48। मिनी वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 48, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 48 चिपकाओ, 48 52 कितना हुआ 100, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 10 आंसर इंटीजर टाइप में चिपका दे। हो गया कि नहीं, सीधी सी बात है, क्वेश्चन आपके सामने खत्म हो गया। क्या याद किया इसमें हमने, एक तो ये नॉर्मल वाली बात जो याद रखने को बोली मैंने आपको, दूसरी बात क्या याद करी हमने इसमें कि कभी भी आपको इस टाइप के या लोकस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, पैरामीट्रिक पॉइंट को हमेशा याद रखें। ठीक, ये वाली चीजें खत्म होती है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आया सर्कल है विद सेंटर 2,0, यहां देखेंगे जरा, एंड देखो इलिप्स वही आ गया, इलिप्स वही आ गया, दिख रहा है आपको, तो पंगा ही नहीं है, दिमाग एकदम से सेटल है। इलिप्स बनाया, वही है 6 माइनस एक्स 4 माइनस 4। नेक्स्ट बोला जा रहा है सर्कल विद सेंटर 2,0, तो 2,0 कुछ यहां पे मिलता हुआ मुझे, और बोल रहा है कि इंस्क्राइब इन दिस इलिप्स है, इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब किया गया, ओके इलिप्स इंस्क्राइब कर देंगे। इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 1, अल्फा इन द वैल्यू ऑफ 5 अल्फा स्क्वायर, तो मतलब इसके अंदर इंस्क्राइब्ड मतलब टच कर रहा है, तो मतलब कुछ ऐसा जाएगा भाई साहब, टचिंग है ना, तो कुछ ऐसा सोच के बनाना पड़ेगा आपको कि टचिंग करे, तो टचिंग करे तो मतलब दोनों कनेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट पे, तो दोनों पे यहाँ पे
कॉमन टेंजेंट मिल रहा है मुझे। क्या मिल रहा है? कॉमन टेंजेंट। वो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लो। पर दिमाग में लग रहा है भाई सर्कल की इक्वेशन है नहीं, सेंटर दिया हुआ है, बस कहां से मैं इतनी ज्यादा को इन्वॉल्व कर दूंगा, रेडियस मेरे पास है नहीं, तो मैं रेडियस के फॉर्म पे या तो बना लूं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब ये इसका नॉर्मल होगा और सेंटर ऑफ द सर्कल जो है उसके नॉर्मल पे लाई करता है, दोनों का कॉमन नॉर्मल एक ही होगा। तो गेम कहां आ गई? कॉमन नॉर्मल की। दोनों का कॉमन नॉर्मल सेम बनाना है, तो फिर गेम आ जाती है वापस से उस पॉइंट पे कि कॉमन नॉर्मल बनाना है तो भैया पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट लेना पड़ेगा तो हम दोनों ना इन्वॉल्व करके क्या करेंगे? पैरामेट्रिक पॉइंट। 6 cos थीटा 4 sin थीटा। क्यों? क्योंकि इलिप्स हमारा सेम था। अभी याद करो पीछे किया हमने 6 cos थीटा एंड 4 sin थीटा, तो 6 cos थीटा 4 sin थीटा हमारा पॉइंट हो गया। ये इलिप्स का भी नॉर्मल है, सर्कल का भी नॉर्मल है। तो पहले मैंने इलिप्स का नॉर्मल लिखा और सर्कल की इक्वेशन अगर लिखनी है तो लिख सकते हैं हम। रेडियस हमें पता नहीं है, पहले हम चलो इसको निकालते हैं। तो इलिप्स का हमें क्या बताया था मैंने आपको? x cos थीटा बाय a y sin थीटा बाय b इक्वल टू 1 वॉज टेंजेंट। फ्लिप किया था ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही लिखवाया था ना, चिपका दो वैल्यूज तो आपके सामने क्या आ जाएगा? 6 x अपॉन cos थीटा माइनस b इज 4 y अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 36 माइनस 16 मतलब 20। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधी वैल्यू। तो क्या दिख रहा है भाई साहब? ये 2,0 से जा रहा है क्योंकि उसके सेंटर से जाएगा ना, दोनों कॉमन नॉर्मल है, तो 2,0 इसमें डाल देंगे। तो 2,0 जब डाला तो क्या मिला मुझे? इधर डाल दूंगा 2, इधर डाल दूंगा 0, तो हो जाएगा 12 बाय cos थीटा माइनस 0 इक्वल टू 20। 20 का काटा 4 3 जा 4 5 जा, तो cos थीटा आ गया मेरा 3/5। भाई cos थीटा मिल गया तो sin थीटा भी मिल गया ना, 4/5। राइट ट्रायंगल में बना सकते हो आप। ये हो गया 3, हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया थीटा। मतलब मेरे को ये कोऑर्डिनेट मिल गए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पॉइंट आ गया मेरा 6 इंटू 3/5 एंड 4 इंटू 4/5। ठीक है, a cos थीटा b sin थीटा दिख रहा है ना आपको? 18/5 एंड 16/5 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये क्या है? इसकी रेडियस है, वो 1, अल्फा से पास कर रहा है। तो रेडियस भी निकाल लेता हूं ना, बिना रेडियस तो सर्कल लिखूंगा नहीं मैं। तो रेडियस क्या आएगा? 2 माइनस 18/5। रेडियस निकाल रहा हूं मैं सर्कल की, अंडर द रूट होल स्क्वायर प्लस 16/5 होल स्क्वायर। 10 माइनस 8/5 तो 64/25। 256/25 अंडर द रूट। 256 और 64 कितना हो गया? 250 260 260 320 अपॉन 25 अंडर द रूट। 320/25 को अगर हम r स्क्वायर करते हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे भाई साहब चाहिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो क्या बनेगी? x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। 320/25 r स्क्वायर कर दिया ना यार, सीधा सीधा। अब ये 1, अल्फा से पास कर रहा है, तो 1, अल्फा डाल देते हैं। तो 1 डाला इधर, तो 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर ही निकालो ना, क्योंकि यार वही चाहिए, 5 अल्फा स्क्वायर चाहिए। 320/25 ये हो गया 1 इसमें से माइनस कर देंगे, इसको पहले काट देते हैं। 5 5 जा 5 6 जा 5 4 जा 64/5 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो 564 माइनस 5/5 अल्फा स्क्वायर। तो 5 अल्फा स्क्वायर कितना आ गया भाई साहब? 59। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म। क्या किया मैंने? क्रैक्स ऑफ द स्टोरी वापस से वही बात करें। कैसे नॉर्मल की क्वेश्चन याद कराई थी पीछे? वो कॉमन नॉर्मल क्यों रहेंगे? क्योंकि दोनों टच कर रहे हैं, तो दोनों का कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन नॉर्मल होगा। ओके चलो क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन वेक्टर पे आ जाते हैं। आप देखिए, वेक्टर क्वेश्चन दे रहा है, u दे रहा है, v दे रहा है, कंसीडर अ वेक्टर w जो इसके साथ रिलेटेड है। इसमें आपको दे दिया, आप पूछ लिया u डॉट w की वैल्यू बताओ। तो u डॉट w पूछ रहा है भाई साहब 4 ऑप्शन में। तो अब आपके सामने v क्रॉस w है, u। अब आप इसमें सोच कैसे लगाओगे कि भाई किस चीज को कैसे निकालें? नो डाउट हमें यहां से मॉड v की वैल्यू दिख रही है, जो आप निकाल सकते हो। पहले मॉड v आ गया √3
और आपको मॉड यू की वैल्यू भी निकालनी है तो भी निकाल लो, कई बार जरूरत पड़ जाती है। तो जाएगा 1/1 प्लस 121 प्लस 81 अपॉन 4 या 2 कर दो, ठीक है। जरूरत पड़ जाएगी तो लगा लेंगे ना यार। चलो, तो ये आ गया आपका u का मॉड u, मॉड v भी आ गया। अब हम यूज कैसे करेंगे इसको भाई, इसमें w में सबसे पहले इस बात का मतलब समझ लेना, जब भी ऐसा क्वेश्चन वेक्टर में आए ना तो v क्रॉस w दिया हुआ है हमें u प्लस लैम्डा v एंड v डॉट w इज 2, तो इसको भी यूज कर लें और ये भी यूज हो जाए और v डॉट u डॉट w निकला है हमारा मेन पर्पस वही हुआ। तो इसको करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें सोचेंगे कि यार सबसे पहले ना दोनों तरफ ऐसा किया जाता है, मतलब ऐसी सोच लगाई जाती है वेक्टर में कि आप ना दोनों तरफ u डॉट कर दो। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा करेक्ट ही होते हैं। मैंने u डॉट दोनों तरफ लगा दिया, ठीक है। पता हो तो बात ही क्या है, सब चीजें पहले से पता हो तो सर एक के नंबर पूरे ना आ जाए। तो हमने ऐसे किया, हिट एंड ट्रायल चल रहा होता है, तो u डॉट वी क्रॉस, मुझे पता है ये u v w जो है ना ये एसटीपी बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। भाई इसकी वैल्यू तो पता नहीं हमें, क्या करेंगे हम इसमें, इसको खोला तो u डॉट u आ गया, मतलब u और w लैम्डा v डॉट w आ गया, ठीक है। v डॉट w तो निकल जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, v डॉट w यहां से आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैम्डा का क्या करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में भी लैम्डा नहीं है, फिर लैम्डा निकालना पड़ेगा हमें, उस चीज में भी जाना है। साथ में इसकी वैल्यू भी चाहिए, अब इसकी वैल्यू चाहिए तो w चाहिए, w है नहीं। तो एक स्टेप से आपको ये सोचना है कि भाई हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे, दिशा हमारी गलत तो नहीं है, हम गलत तो नहीं जा रहे हैं, किस चीज पे जा रहे हैं। तो इस चीज को जानते हुए हमें ये लग रहा है कि यार ये चीज थोड़ी सी फेवर नहीं कर रही, तो हम ये काम करते हैं कि यार चलो v से डॉट करेंगे तो भी v डॉट w तो खत्म हो जाएगा, v डॉट u हमारे पास नहीं है, v डॉट u वहां से निकाल लेंगे, वो भी निकल जाएगा। v डॉट वी स्क्वायर है तो लैम्डा निकल जाएगा, वो भी कर सकते हैं हम, बट इस वैल्यू पे हम फंस जाएंगे। v डॉट करेंगे ना तो निकाल लेंगे, मतलब चक्कर बहुत सारे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे होगे आप। मैं v डॉट दोनों तरफ कर दूं, अगर v क्रॉस w के साथ v डॉट कर दूं तो v डॉट u आ जाएगा, दोनों तरफ लैम्डा v डॉट v आ जाएगा, नो डाउट। v डॉट u यहां से निकल जाएगा, हमारे पास लैम्डा v स्क्वायर चाहिए, मतलब मॉड v स्क्वायर चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा यहां से, ठीक है कि नहीं। और ये चीज जीरो हो चुकी है, एसटीपी में v भी दोनों सेम आ गया ना, खत्म हो गया, तो ये वैल्यू मिल गई। निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, 1 प्लस 11 12, 12 माइनस 9 3 अपॉन 2, और ये आ गया 3, तो -3/2 इक्वल टू 3 लैम्डा, ये हम निकाल सकते हैं। लैम्डा आपका -1/2 निकल जाएगा, वहां डाल दो आप तो आपके एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, बट उस एक्सप्रेशन से हमारा w तो नहीं निकला ना भाई, w नहीं निकला तो u डॉट w कैसे निकलेगा। तो u डॉट w के लिए आप क्या करते हैं, चलो यार एक काम करते हैं कि w तो उठा नहीं सकते क्योंकि w है ही नहीं मेरे पास। मैंने कहा डॉट करके देख लिया, ध्यान से सुनिएगा, डॉट करके देख लिया, डॉट से हमें काम नहीं मिल रहा, डॉट से हमें काम नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस करके देख लो। तो क्रॉस में मैंने कहा यार पहले v क्रॉस करते हैं, चलो v क्रॉस w, अब मैंने v क्रॉस क्यों चुना, मन में आया कि यार यहाँ v क्रॉस v ना लैम्डा को मार देगा, हमें इसकी जरूरत ही नहीं होगी, तो लैम्डा को मार देंगे, खत्म कर देंगे। हमें काम जिसका है उस चीज पे फोकस करेंगे। तो हमें पता है कि ये वाली चीज हमें मालूम होती है, a क्रॉस b क्रॉस c, आपने पढ़ा होगा ये, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 3 2 1 2 3 की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। तो 1 2 3 और 1 2 3 में क्या चलता है, 1 के साथ 3 पहले अंदर जाता है डॉट प्रोडक्ट में, और 2 बाहर बैठता है, और -1 के साथ b अंदर बैठता है ब्रैकेट में, और c बाहर जाता है। 1 3 2 1 2 3 इसको बोलते हैं हम। तो ये वाली इस चीज की बेसिक कहानी है, 1 3 2 -1 2 3, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो ये बात हो गई। अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो 1 के साथ ये बन रहा है, ये बन रहा है 2, ये बन रहा है 3, तो 1 के साथ 3 बैठेगा अंदर, v डॉट w, v बाहर, माइनस v डॉट v अंदर, w बाहर, ठीक। और यहां पे क्या आ गया, v डॉट u, नहीं v क्रॉस u, और साथ में 0। ओके, खत्म हो गई बात।
तो v डॉट डब्ल्यू तो मैं निकाल लूंगा यार, वो तो दिया ही है। क्या निकालना है? 2, तो यहां से आ गया 2v माइनस ये क्या है v स्क्वायर, वो भी हमें पता है कितना भाई 3w इक्वल टू v क्रॉस u। भाई v क्रॉस u क्या है? v और u पता है, v क्रॉस u निकाल लो। आई थिंक ये कर सकते हो आप। 1 आई जे के, ये v क्रॉस w आ गया आई जे के, और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 1/2 11/2 माइनस 9/2। तो 1/2 कॉमन लेना या 2 कॉमन लेना, बाहर 1/2 आ जाएगा, v क्रॉस w निकल जाएगा। v क्रॉस w आ गया तो आपके पास ना यहाँ से ये भी पता है, v भी पता है, तो w निकल के आ जाएगा। जैसे ही w आया तो u के साथ डॉट ही तो करना है यार, w का u डॉट w कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या बोला मैंने? आई थिंक यहाँ के आगे तो आप निपटा लेना, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अच्छा, इसमें ये समझ गए ना आप स्टोरी में क्या है? पहले जब भी ऐसी एक लीनियर इक्वेशन आपको वेक्टर इक्वेशन मिले ना, तो पहले डॉट करना होता है, फिर क्रॉस करना होता है। डॉट से मदद मिल जाए उससे गेम खेल देना, क्रॉस से मिल जाए तो उससे खेल देना। मतलब इन दोनों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह सेटलमेंट हो जाती है विद गिवन डेटा। डेटा में मॉडुलस भी कहीं ना कहीं काम आ जाता है, तो निकाल लेना। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब ये 2 लाइन दी हुई है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये और लल्लू क्वेश्चन है, ये भी पता है आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का कॉपीड क्वेश्चन है, इतनी बार कराया जाता है। क्या फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का? बोलिए। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। मुझे नहीं लगता कि ये चीज करानी चाहिए आपको, मुझे खुद ही शर्म आ जाएगी कराऊंगा तो। ये तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा इसमें। तो ए आर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एक लाइन होती है, r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। इससे आसान क्वेश्चन नहीं था, इसको उठाना सबसे पहले था आपको, ये सबसे इजीएस्ट चीजें थी। आई थिंक इसका आंसर ये वाला आना चाहिए, जब निकालेंगे तो आपको दिख जाना चाहिए, तो आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चोरी इसमें कर नहीं सकते हैं क्योंकि रूट 43 सब में आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई रूट 43 ये वाला तो चीज़ आएगी आएगी। तो हम बस इस गेम पे ये कर लेते हैं। गेम क्या खेलनी चाहिए आपको? a2 माइनस a1 निकाल लेना चाहिए, 2 1 0। चोरी ऐसी की जाती है भाई, सब में रूट 43 आ रहा है ना, छेड़ो मत उसको, ऊपर बात कर लेते हैं 1 2 1। फिर भी डर लगता है, कोई बात नहीं, इस चीज में पहले a2 माइनस a1 निकाल लो। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 1 माइनस 1। तो ये मेरा आ गया a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 में आपको दिख रहा है आई जे के 3 3 2 3 2 3, ये b1 क्रॉस b2 हो रहा है। ये मेरा a2 माइनस a1 निकल गया। ठीक है जी, आई जे एंड के। ठीक है, इनको निकाल लो, उसमें चिपका देना, आंसर आ जाएगा। ओके, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। अब देखो मिनिमम की बात आ गई ना, जैसे मिनिमम मैक्सिमम बहुत आता है, तो मिनिमम मैक्सिमम ये भी बताया गया कि ये ना मिनिमम चीज ना हमेशा परपेंडिकुलरली ही होती है, या मैक्सिमम भी परपेंडिकुलर ही होती है, कितना दूर हो कितना पास हो। तो वो क्या बोल रहा है? फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स। तो ये 3 पॉइंट ना प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, और एक पॉइंट दिया ये 7 - 4 - 3। इस पॉइंट का इधर से मिनिमम डिस्टेंस निकालना, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। वो किससे निकालना? प्लेन से निकालना। और प्लेन कैसे निकलेगा? इन 3 पॉइंट से निकलेगा। तो 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकालनी आपको आनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड विद गिवन कंटेन दीज 3 पॉइंट्स। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ, ए बी और सी ले लो। आप एक काम करो, नॉर्मल चाहिए होता है तो बी ए क्रॉस बी सी निकाल लो। बी ए क्रॉस बी सी करोगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल ऑफ अ वेक्टर, मतलब जो कि प्लेन के नॉर्मल पे वेक्टर होगा वो उसका आपको डी आर्स मिल जाएंगे। तो बी ए क्रॉस बी सी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक को ए लिया 2 2 -1, एक को बी लिया 3 4 2, एक को सी लिया 7 0 6। तो बी ए निकाला, बी ए इज ए माइनस बी, तो आपका हो जाएगा 2 - 3 माइनस आई, फिर 2 - 4 -2j एंड -1 -2 -3 के। ठीक है जी, ये बी आ गया। बी सी क्या आएगा? बी सी को निकाल देते हैं, बी सी होगा सी माइनस बी।
तो 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 4i, 0 माइनस 4j एंड 6 माइनस 2 प्लस 4k। ठीक है, इजी सी चीज़ है, दिख रही है। बी क्रॉस बी सी निकालनी है, आई जे के। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 4 -4 4। अब डिटर्मिनेंट है ना, तो आप ये चीज़ें कुछ कुछ कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, और 4 भी बाहर निकाल लो, तो -4 बाहर कर दो। ये तो लैम्डा टाइम्स ही जाना है ना हमारा, आई जे के 1 2 3 1 -1 1। आसान हो जाती है चीज़ थोड़ी सी सॉल्व करने के लिए। बस अब आप खेल दीजिए, आपके सामने ये डियाज आ जाएंगे। -4 को हम लैम्डा लिख देते हैं, ब्रैकेट में ले लो, 2 + 3 5 i माइनस जे के साथ 1 -3 -2 और फिर k के साथ -1 -2 -3। तो आपका आ गया लैम्डा टाइम्स 5i + 2j - 3k। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ प्लेन आती हुई क्या है, एनी भी पॉइंट से ले लेते हैं। एनी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन 2 पॉइंट्स में ऐसी होती है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट विद डियाज ऑफ द नॉर्मल एज ABC। पढ़ा है आपने, स्केलर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में ऐसी लिखी जाती है। तो ABC मुझे दिख रहे हैं 5 लैम्डा 2 लैम्डा और -3 लैम्डा, और x1 y1 z1 कोई भी एक पॉइंट ले लो इसमें से, 2 2 -1 ले लो या कोई भी ले लो। तो 2 2 -1 अगर ले लूँ तो 2 2 -1 डाल दिया, साथ में 5 लैम्डा 2 लैम्डा। देखो लैम्डा इसलिए मैंने लिखा है, वो कट जाएगा, 2 लैम्डा एंड -3 लैम्डा = 0। ठीक है, तो लैम्डा को उड़ा दो, 5x आ गया, 2y आ गया। ठीक है, और -3z आ गया, ये तो आ गए। यहाँ से आ गया -10, यहाँ से आ गया -4, यहाँ से आ गया -3 = 0। आपका बन गया 5x + 2y - 3z -17 = 0। किसका डिस्टेंस पूछ रहा है, 7 - 4 और -3 का। अब एक काम करें, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन आपको पता ही है, 7 - 4 -3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन, 5x + 2y - 3z -17 निकाला जा रहा है। तो वैल्यू क्या आएगी, 35 - 8 + 9 - 17 अंडर द मॉड बाय रूट 25 + 4 + 9। ठीक है कि नहीं। तो ऊपर क्या आ गया मेरा, ये हो गया 25 को आपने 35 में से माइनस कर दिया तो 10, और ऊपर आ गया 19 और नीचे आ गया √38। सिंपल सी बात है, इसे आप √19 लिख देना, नीचे √2 √19 लिख देना, गोली मार देना, √19/2 आंसर हो जाएगा। क्यों जी, आ गया ना। ऑप्शन को देखते हुए चला करो, चीज़ें बन जाएंगी अपने आप। ठीक है जी, हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इसके साथ 2-4 बातें और करेंगे आपके साथ। आपको बोला है नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस। कौन कौन सा डिजिट है जी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर वापस से 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर एक और 1 है। तो मतलब 3 तो 1 हो गए, ठीक है, और 2 2 हो गए, और 2 3 हो गए, और 2 4 हो गए। तो टोटल आपके पास 9 डिजिट हो गए, और यही 9 डिजिट को यूज करना। अब 9 का ना बहुत गहरा रिश्ता है क्वेश्चंस के साथ जेई में, पता नहीं 9 का क्या लेना देना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, अभी आपसे बात करता हूँ, इससे आगे भी बताता हूँ आपको। तो एक ये क्वेश्चन आपके सामने 9 डिजिटेड नंबर बनाना है, जिसमें उसने बोल दिया सच दैट इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, मतलब इवन डिजिट इवन पोजीशन पे ही हो। तो 9 पोजीशन में, ये 2 हो गई, ये 4 हो गई, ये 6 हो गई, ये 8 हो गई। 9 है तो इधर आएगी 3 3 6 और ये 3 9। पूरा 9 नहीं बनाया था मैंने, चलो यहाँ बना देता हूँ, नहीं ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, चलो दोबारा बनाता हूँ। तो 2 तो 4 है, तो मेरे पास 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 बन गए ना 9। तो 2 पोजीशन, 4 पोजीशन, 6 पोजीशन और 8 पोजीशन।
पे इवन डिजिट है। इवन डिजिट कितने हैं मेरे पास भाई? 2 ही है, 2 ही है, 4 ही है। 4 पोजीशन पे 4 डिजिट मिल जाएंगे, गेम खत्म है। आपको करना क्या है, 4 पोजीशन पे 4 डिजिट 4 फैक्टोरियल जाएंगे, जिनमें डबल रिपीटेशन हो रही है तो डबल रिपीटेशन में 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बाकी जगह पे भी भर रहा है। बाकी जगह कितनी बच गई है? 4 भर गई है, 5 रह गई है। 5 जगहें कौन भरेगा? बैलेंस भरेंगे। बैलेंस कौन है? 3 1 है और 2 3 है। 3 1 है और 2 3 है। 2 वैल्यूज 3 की हैं। 3 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 5 में 5 फैक्टोरियल तो आ गया। ये समझ में आना चाहिए क्या किया मैंने। ठीक है जी। तो ऊपर आ गया 24, 24 इससे कट गया, बच गया 6, ये आ गया 6 और ये आ गया 12, 12 इससे कट गया, बच गया 10, तो आंसर आ गया 60। सीधी बात। अब मैंने 9 का रिश्ता आपको क्यों बोला कि इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पता क्या आया था? तो क्वेश्चन आया था कि 22 है, 33 है, 55 है और 888 है। ठीक है, 9 डिजिट, ऐसे ही क्वेश्चन है सेम। और बोला था कि जो आपके इवन डिजिट है ना, वो ऑड पोजीशन ऑक्यूपाई करे। क्या है? ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इवन डिजिट ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। मतलब मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूं, थोड़ा सा ही घुमाया है डेटा में, थोड़ा सा किया है। उसने बोला इवन इवन पोजीशन पे है, इसमें क्या बोला उसने? इवन डिजिट ऑड पोजीशन पे है। बोलो समझ में आ रही है क्या बात बोल रहा हूं मैं? यस और नो? इवन डिजिट ऑड पोजीशन पे तो इसमें क्या हुआ? 1 2 3 1 2 3। तो ऑड पोजीशन क्या है? 1 3 5 7 9। कितनी पोजीशन है? 5। और कितने हैं मेरे पास? 5 ही इवन डिजिट हैं, इवन नंबर हैं, और 5 ही इवन ऑड पोजीशन है। तो 5 पोजीशन पे 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से एडजस्ट हो गए। बाकी 4 पोजीशन पे एडजस्ट हो गए। भाई साहब सेम क्वेश्चन नहीं हो गया? घुमा दिया, आंसर तो यही आएगा, देख लो। सेम क्वेश्चन जेई में आया था। अब अगला क्वेश्चन भी देख लो, एक और क्वेश्चन भी जेई में सेम टाइप का आया था। सेम क्वेश्चन क्या आया था मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन था 1 4 बार 2, 2 बार 3, 2 बार 4। ठीक है, 2 2 4 4 8 और 1 9। अगेन 9 का रिश्ता याद रखना। जेई में ना 9 डिजिट बहुत ज्यादा यूज करेगा वो। और इसमें भी यही बोला था, इवन डिजिट ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन, या नहीं, ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, ये क्वेश्चन था। ऑड डिजिट एट इवन पोजीशन। तो ऑड डिजिट इवन पोजीशन पे आना है तो कितने हैं मेरे पास? 3 ऑड डिजिट है। इवन पोजीशन कितनी है भाई? इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया उसने, ये भी अभी आया हुआ है रिसेंट ईयर्स में। तो इवन डिजिट इवन पोजीशन मैंने अभी गिन लिया है, 4 है। 4 में से 3 पोजीशन तो यही खाएंगे, खिला दी इनको भाई। ये आ गए, 3 पोजीशन बैठ गए। अब इनको बैठाना भी तो है, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि डबल 3 आ रहा है। बच कितनी जगहें गई? 6 जगहें। वो 6 जगहें कौन लेंगे? वो 6 जगहें, 3 ही जगहें भरी है ना भाई, तो 6 जगहें कौन लेंगे? बैलेंस बचे हुए कितने हैं? ये 6 इवन, तो 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये 4 आइडेंटिकल 2 है और 2 आइडेंटिकल 4 है, तो ये बात खत्म हो गई। ये आप इसे काट दीजिएगा 6 रख लीजिएगा, 120 ये आपके सामने, 24 2 है, 6 है, 2 है, 24 5 45 आंसर। खट 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 ना देना। हो गया कि नहीं? तो ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना। इसमें मैंने क्या समझाया आपको? 9 का गेम समझाया। 9 का गेम के ना 3 क्वेश्चन आए हुए हैं अभी रिपीटेड रिसेंट ईयर में। मतलब ये नहीं कोई घुमाया जाता, ये नहीं कोई बनाया जाता। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 12 सब्जेक्ट्स इन अ क्लास, आउट ऑफ विच 5 आर लैंग्वेज। 12 सब्जेक्ट हैं जी, ये आपको समझ में आ रही है। 5 लैंग्वेज है और 7 अलग है। ओके, अ स्टूडेंट हैज टू चूज 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट उसने टोटल चूज करने हैं। ये लैंग्वेज है 5, इन विच एट मोस्ट 2 लैंग्वेजेस शुड बी देयर। तो एट मोस्ट 2 लैंग्वेजेस चाहिए।
तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैंग्वेज पहले उठा लो। बैलेंस कितने उठाने हैं? 3। तो ये उठा लिए 3 दूसरी जगह से, नॉन लैंग्वेज केसेस। ठीक है, तो अब आपका एक तो ये केस हो गया। फिर आपने कहा भाई एक ही लैंग्वेज एटमोस्ट बोला ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, तो 5C1 7C4 5C0 7C5। क्या करना है? ऐड ही तो करना है। ये हो गया 10, ये हो गया 35, ये हो गया 5, ये भी हो गया 35। 7C3 7C4 एक ही होता नहीं यार, ध्यान रखो। 5C01 7C5 इज 21। 7C2 के बराबर 7 × 6/2। तो आपका क्या आ गया? 21, 35 35 15। ठीक है, इसके साथ गेम खेल लेना। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। 15 5 75 7। तो दिख रहा है 546 आंसर। वो वैसे भी दिख रहा था आपको, ये 450 से तो ऊपर ही आ जाएगा। तो 450 वाली चीज़ है 456 है, क्योंकि देखो इसका यूनिट्स प्लेस 5 आएगा और 1 + 1 करोगे तो 6 आएगा ना। 6 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अब या तो ये होगा या ये होगा। अब 450 से ऊपर आएगा और ये वाली चीज़ थोड़ी सी रिस्की लगती है, तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज आप सीधा भी आंसर दे सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया बाइनोमियल क्वेश्चन। इसमें क्या है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एनसीआर का रूल आपको याद होना चाहिए। एनसीआर एक तो पता है आपको, NCN - R के बराबर होता है। ये थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ आपको, ध्यान रख ले। एक NCR + NCR - 1 इज इक्वल टू N + 1 CR होता है। ये आगे जाके क्वेश्चन में कई जगह वो लगाएगा, ये देगा, चाहे अप्रैल सेशन में दें या वैसे भी लें। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ी सी ध्यान रख के चलिएगा। ये दोनों चीजें, एक ये है NCR/NCR - 1 N-R + 1/R, यूनिट डिफरेंस वाली जो प्रॉपर्टी होती है। और अगली जो चीज लगती है NCR = N/R N-1 CR - 1। इसको क्या कर रहा हूं मैं? N और R को नीचे उतार रहा हूं, एक एक यूनिट ऊपर कम हो गया। इसको और भी आगे कर सकता हूं मैं, N/R, एक और N-1 नीचे उतारा, R-1 नीचे उतारा, ऊपर एक और कमी हो गई। ठीक है, ऐसे आ जाता है। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? तो ये चीजें थोड़ी 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 नीचे जाती जाती हैं, एक एक चीज नीचे उतार लो। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी लगेंगी। 1 2 3 और ये 4। अब इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, ये आपको मालूम होना चाहिए, बाइनोमियल पढ़ रहे हैं तो ये तो आपको पता ही है। 1 + x⁻n जो होता है वो C0 + C1x + C2x² अप टू Cnx⁻n होता है। और x को अगर 1 डाल दें तो 2⁻n जो होता है वो C0 + C1 + C2 Cn के बराबर जाता है। अगर हेड पे कुछ नहीं लिख रहा तो मतलब n है। तो मतलब सिग्मा NCR की वैल्यू, R अगर 0 से n तक जा रहा है तो उसकी वैल्यू 2⁻n होती है, जितना हेड होता है उस हिसाब से। ठीक है जी। अब मैं ये जो है इनको यूज करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के लिए। तो अब ये क्वेश्चन क्या आपके सामने, सिग्मा लिखाओ, कभी समझ में ना आए तो उसको ओपन कर देना चाहिए। अभी हम पहले पूरा लिख लेते हैं। R² 2023 CR। ये ना एक बेसिक ट्रेंड है, 2023 में है तो 2023 के डिजिट को इस्तेमाल कर लो, या 2023 नंबर ही इस्तेमाल कर लो। ये बहुत कॉमन है, ट्रेंड में चलती है चीज। ठीक है जी। अब जरा इसको करते हैं। तो अब आपको क्या दिख रहा है? R² आ रहा भाई, R² को गोली मारनी है, अदरवाइज ये काम होगा नहीं। तो R² को यही रखा, इसको नीचे उतारा, अपनी प्रॉपर्टी ऑफ टेकिंग इट डाउन, ऊपर एक कमी हो गई। अब मैं सिग्मा में ही चला रहा हूँ इसे बात को, अभी सिग्मा नहीं कहीं हटा। कहीं सोच रहे हो सिग्मा को गायब कर दिया सर ने, नहीं, ये चीज एक एक कम हो गई और यहाँ भी एक कमी आ गई। ये क्यों किया मैंने? नीचे क्यों उतारा? ताकि मेरी एक चीज कम हो जाए। ठीक है जी, ये कम हो गया तो मेरे पास क्या आ गया? R2023। ठीक है जी। C2022 R-1 सिग्मा R 0 से 2023 पे जा रहा है। फिर हम क्या करेंगे? 2023 कॉमन हो गया ना, बाहर निकाल दो उसको भाई, उसकी जरूरत है नहीं। और वो इसलिए भी है कि सामने दिख भी रहा है, कॉमन आ गया, बाहर निकाल दिया और काम आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आ गया R0 2023 R2022 CR-1। अब मुझे दिख रहा है ये भाई, ये R और R-1 सेट नहीं हो सकते, ये R और R-1 सेट नहीं हो सकते। R और R-1 को सेट कैसे किया जाए? R और R-1 को सेट करना ना तो गेम खेलेंगे। ये समझ में आई आपको? मैं ना इसमें +1 और -1 दे दूंगा अंदर, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। +1 और -1 यहाँ दे दिया। इसको देने का फायदा,
मेरा जो है ना इसका ब्रेकअप ये हो जाएगा कि r-1 के साथ 2022 CR-1 अलग बन जाएगी बात, प्लस 2022 CR-1 अलग कर देना। ये क्यों कर रहा हूं मैं आपको अभी खुद ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे देख लोगे आप क्यों किया मैंने। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही मैं इसको एक बार और नीचे उतारूं, इन दोनों को नीचे उतारूं, जब मैं जैसे ही उतारूं इनको नीचे, तो r-1 से तबाह हो जाए, खत्म हो जाए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2023 बार सिग्मा r0 से 2023, अंदर मैंने उतार दिया भाई r-1 से कट गया, 2022 उतर गया, r-1 उतर गया, और ऊपर रह गया 2021 CR-2 प्लस ये वाली चीज तो एज इट इज लिखी हुई है 2022 CR-1, r-1 से कट गया। फाइनल मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आया सिग्मा के अंदर वो ये चीज बच गई है, बस देख लो यहाँ लिख रहा हूं 2023 सिग्मा r0 से 2023 ब्रैकेट में 2022 2021 CR-2 प्लस 2022 CR-1। बस अब मेरा फ्री हो चुका है सब कुछ। अब मैंने सीधा आंसर निकालना है। आंसर निकालने के लिए अब देखिए क्या होने जा रहा है। देखिए r को जब 0 डालूंगा ना तो ये डिफाइंड नहीं होगा, तो ये कहाँ से चलेगा, ये चलेगा भाई 2 से ही चलेगा, 2 से ही डालोगे, 1 और 0 पुट पे नेगेटिव नहीं है, कहीं भी नेगेटिव नहीं आ सकता ना, तो ये चलेगा यहाँ पे 2 से चलेगा कहाँ तक, 0 से लेके 2021 तक जा रहा है। तो मतलब अगर 0 से लेके यहाँ पे 2021 चले पर ये 0 से 2021 हो तो आंसर क्या हो जाएगा 2021 आ जाएगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पावर 2021 इंटू 2022, ठीक। और ये आ जाएगा भाई यहाँ पे भी 0 से नहीं चलेगा, 1 से चलेगा, तो ये चलेगा 2022 तक, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, और बाहर 2023 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, आप इसमें से एक 2 इसको दे दूंगा ताकि 2022 बन जाए, और वो मेरे को दिख रहा है, ये चीज तो मैंने बाहर ही रखी हुई है, इसको तो मैं छिड़ ही नहीं रहा हूं। तो 2023 अपनी जगह, इसमें से एक 2 इसको दे दिया, तो ये बन गया 1011 2 पावर 2022 प्लस 2 पावर 2022 2 पावर 22 बाहर आ गया, और 1011 प्लस 1, तो 1012 आ गया। ये देख रहे हो, तो अल्फा की वैल्यू 1012 आ जाएगी। सॉरी, ये देखा गलती हो जाती है। हो गया, समझ में आ गया ना। तो ये चीज आपकी बाइनोमियल वाली खत्म हो गई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया अब ये क्वेश्चन। अब देखो ये ना प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। क्या बोल रहा है कि भाई k/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाई, नॉर्मल डाई, n is decided by the rolling of a normal die, एंड n डिसाइड कर रहा है नॉर्मल डाई को रोल करने पे। तो n क्या डिसाइड कर रहा है भाई, n की वैल्यू तो 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी। ये ऐसा बकवास किया उसने, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि सीधी बात को वो घुमा के पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है, n इज डिसाइडेड बाय रोलिंग अ नॉर्मल डाई एंड k/6 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब ये सब चीजें यूनिक सॉल्यूशन पे चल रही है, और बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ k एंड n, ये पूछ रहा हूं। अब n का मतलब क्या है, ये वाला n जो है थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिसप्रिंटिंग है। ये n का मतलब ये है कि जो बच गए है ना उनके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो पहले तो यूनिक सॉल्यूशन आपको पता ही होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कि डेल्टा शुड नॉट बी 0, डेल्टा बनता है इनसे, है ना, ठीक। ये डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए। तो डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि भाई इसमें ना 2 0 सीधे सीधे ला सकता हूँ। मैंने ना इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ आ गया 1 माइनस n, यहाँ आ गया 0 0। मैंने किया r1 गोज टू r1 माइनस r2, n1 1 3 n माइनस 3 1, 2 0 आ गए, सीधा इसके अकॉर्डिंगली खोल दिया। तो 1 माइनस n 1 माइनस n प्लस 3 शुड नॉट बी 0। तो आपका आ गया n माइनस 1 इंटू n माइनस 4
इज नॉट इक्वल टू 0। तो n जो है ना भाई 1 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें मैंने जो लिखा है ना, ये 4 और 1 आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं देंगे। तो n की वैल्यू 1 और 4 नहीं होनी चाहिए। तो डाई को रोल करो, 1 और 4 ना आए, बाकी कुछ भी आ जाए चलेगा। तो कितने आने वाले हैं? 6 एलिमेंट आने वाले हैं। 6 में से कौन कौन आ जाए? 4 कोई भी आ जाए। तो 4/6 तो हो गया मेरा आंसर, मतलब 2/3। तो k आ गया 2। 2 नहीं होगा क्योंकि 6 ही मेंटेन करना है। तो k हो जाएगा 4। ये गलती मत करना, ठीक है। तो k हो गया 4। अब बोल रहा है नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज कौन कौन सी हो गई भाई? नंबर ऑफ वैल्यूज ये हो गई कि जो बच गई है वो वैल्यूज कौन कौन है? 2, 3, 5 और 6, इनका सम। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, और 10 और 6 16, 16 और 4 में 8 किया तो बन गया 20। The sum of all possible values of k and n is 20। इसका आंसर हो जाएगा 20। समझ गए जी? तो गेम खत्म। चलो अगला क्वेश्चन। अब इसके साथ भी थोड़ी सी चीजों को जोड़ूंगा। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत आए हुए हैं। इसके लिए ना सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। a³ + b³ + c³ - 3abc की वैल्यू आपकी क्या होती है? ठीक है, ये आपका a³ + b³ + c³ का ना एक रिजल्ट होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे, ये काम आने वाला है। इसको हम यूज करेंगे। कुछ कुछ ना आपको यहाँ भी दिखेगा। जैसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब समझते हैं आप, उसका डेल्टा 0 होना चाहिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होनी चाहिए। 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर CAB 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 कर दो भाई। तो 0 कर दो तो नो डाउट है मुझे सॉल्व तो करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके बाद उसने बोला है कि जो इसके अंदर अल्फा चल रहा है वो इस इक्वेशन का रूट है। मतलब मेरे को दिख रहा है कि a - b अल्फा स्क्वायर प्लस b - c अल्फा प्लस c - a इक्वल टू 0। ठीक है जी, अल्फा उसका रूट है तो उसने बोल दिया। अभी यहां से भी कुछ बना लेता हूँ, डिटर्मिनेंट से वैल्यू क्या निकल रही है। और पूछा है कि इसकी वैल्यू निकालो। तो पहले मैं इधर से सॉल्व करता हूँ। चलो 1 a - b माइनस अल्फा, ये गया, c - b प्लस अल्फा स्क्वायर c - a। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। तो मैं क्या निकाल के बैठ गया? अल्फा स्क्वायर इंटू c - a माइनस अल्फा इंटू c - b प्लस a - b इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये बात यहाँ से निकल के आ गई, यहाँ से ये बात निकल के आ गई। दोनों को मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ सेम सिमिलरिटी आ जाए, कुछ काम हो जाए। तो कुछ काम करने के लिए मुझे अल्फा स्क्वायर उड़ाना पड़ेगा यहाँ से, तब वो बनेगा, या इसको बनाना पड़ेगा। कुछ आपको याद आ रहा है ऐसी चीज की इसके जो रूट होंगे? अगर एक इक्वेशन हो, मतलब मैं इसको अगर a मान लूं और इसे x² ही रहने देता हूं, इसे b मान लेता हूं, इसे x रहने देता हूं, इसको c मान लेता हूं, कैपिटल C। ठीक है, यहां पे जो आपको दिख रहा है ना, वो क्या दिख रहा है? ये c दिख रहा है, ये x² दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है यहाँ पे। बस ये फर्क है, c - b या b - c। हाँ तो प्लस हो जाएगा ना फिर ये, तो ये हो जाएगा b - c, ये हो जाएगा प्लस bx प्लस a। मतलब मैं आपको ये जो बताना चाह रहा हूँ ना, बताना चाह रहा हूँ कि ये जो दो इक्वेशन दिख रहे हैं ना, उससे आपको दिख रहा है कि एक के रूट अगर अल्फा बीटा होंगे ना, दूसरे के रूट 1/अल्फा 1/बीटा हो जाएंगे। तो मतलब आपको ये चीज दिख रही है कि इस इक्वेशन के रूट और इस इक्वेशन के रूट में अल्फा और 1/अल्फा का मिक्सिंग है। बट अल्फा तो सेम ही डल रहा है, दोनों में ही डल रहा है कि नहीं? तो आप ये कह सकते हो कि अल्फा अगर सेम डल रहा है तो 1/अल्फा और अल्फा बराबर होनी चाहिए, मतलब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब अल्फा इज इक्वल टू +-1 होना चाहिए। अब इस चीज का हमें फायदा कैसे मिलेगा? अल्फा की वैल्यू अगर 1 होनी चाहिए, मतलब अगर हम मानते हैं तो हमारे पास a - b प्लस b - c प्लस c - a इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है ना कि इसका और इसका भाई ये दोनों बराबर हो गए ना, सेम इक्वेशन ही बन गई। यहाँ अल्फा स्क्वायर ही आ रहा है, इसमें भी अल्फा स्क्वायर ही आ रहा है, सेम ही अल्फा आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि अल्फा और 1/अल्फा सेम ही होंगे, तब ये कहानी हो सकती है। तो उससे मैंने ये रिजल्ट निकाला, उसे बना दिया a - b b - c c - a का सम 0। अब ये a - b b - c c - a को ना PQR ले लिया मैंने एक किस्म से, समझ लो।
पी क्यू और आर, तो पी प्लस क्यू प्लस आर 0 आ चुका है। ठीक है, अब यहां देखो जो ये चीज दिखी हुई है, इसमें बी माइनस ही सी माइनस ही चल रहा है, सी माइनस से बी माइनस ही चल रहा है, ए माइनस बी माइनस ही चल रहा है। अगर मैं वही ए माइनस बी को कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के साथ ही गेम खेल लूँ ना, मतलब वो तो मेरा यही था, तो मैंने पी क्यू आर क्यू लिए, ये ए बी सी है, ये ए बी सी है भाई। ठीक है, तो ए बी सी मेंटेन करो, तो ये मेरा क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है भाई, ये आ चुका है। अब मैंने क्या किया, एक इसमें एलसीएम लिया, तो मेरे पास नीचे आ गया ए बी सी, ऊपर आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखते जाइए, गेम बन रही है आपके सामने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ऊपर वाले को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को आप क्या क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए, ये वाली चीज लिख रहा हूं मैं, ये पूरी चीज प्लस 3abc। ठीक है जी, पूरे के नीचे abc। बट हम ये ना पहले निकाल चुके हैं कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, मेरा 0 है, तो ये भाई साहब ना 0 हो जाएंगे, ये मेरे भाई साहब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो जब ये 0 हो गए ना, जब ये 0 हो गए तो मेरा 3abc रह जाएगा, तो 3abc के नीचे abc आ जाएगा, तो abc भी abc से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, तो 3 यहाँ लिखा हुआ है। तो सिर्फ उसके रूट्स बनाने थे, गेम खेलनी थी। ठीक है, अब मैंने कहा ना ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम एक और तरीके से भी करेंगे, मतलब एक और ऐसा क्वेश्चन आया ही है, अभी आया हुआ है। वो क्या क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो वो क्वेश्चन ना ये था, तो मुझे याद आया, वो क्वेश्चन ये था कि आपको बोला था एक मैट्रिक्स है ए बी सी ए बी। ठीक है, और बोला जा रहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू ना 2 है, ये दिया हुआ है, और बोला जा रहा था ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए बी सी की वैल्यू निकालो with this given data and A transpose is equal to identity matrix. This was the question. ये अभी रिसेंट पिछले साल का है, समझ लीजिए 20, 21, 22 किसी का भी है ये। तो इसमें क्या करना है, ये भी वही चीज है, सेम है, बात समझ सकते हैं आपको। अभी हमने बता दिया आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है कि नहीं, ये तो बात आपको याद रखनी है, साइक्लिक एक्सप्रेशन है, 9, 10 में पढ़ाया जाता है पॉलिनोमियल के अंदर, तो ये वाली चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में लेके चलिएगा। इसकी वैल्यू को मुझे निकालना है, ये मुझे दिख रहा है, ये मुझे क्या दिख रहा है, ए बी सी है, मतलब क्या है, साइक्लिक एक्सप्रेशन है, ये मैट्रिक्स है। तो अब अगर हम ए ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज करने पे भी सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूं, तो ए बी सी ए बी ट्रांसपोज करोगे ना, सेम दिख रहा है आपको, फिर भी वापस लिख देता हूं, ए बी सी ए बी। इसकी वैल्यू क्या है, 1 1 1 0 0 0, ये आ चुका है। ठीक है, तो कंपेयर ही करना है, कंपेयर में क्या दिख रहा है, आप ऐसे जाएंगे, पहली चीज आप ऐसे, सब चीजें ना सिमिलर टाइप दिखेंगे आपको, तो पहली चीज बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहला एलिमेंट ये बन गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, सीधा जो चाहिए उसी को उठाने का, बाकी सबको छोड़ने का। अगली चीज क्या है, ए बी सी है, वो कितना हो गया 0, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है भाई, ये चीज 0 हो चुकी है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, तो यहाँ 1 आ चुका है या 0 आ चुका है। अब ए प्लस बी प्लस सी जो आएगा उस पर खेल है, ए प्लस बी प्लस सी जब तक नहीं आएगा मैं एबीसी को निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू मुझे 2 पता है, तो 2 माइनस 3abc मेरे पास आ चुका है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब मुझे चाहिए ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी को निकालने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकाल ले, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है कि नहीं, तो हो गया 1,
क्योंकि ये तो हमने निकाल ही लिया और ये हो गया 0 और ये चीज आ चुकी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब तक एबीसी के बारे में कुछ नहीं बोला कि भाई साइड्स ऑफ ट्राइंगल है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया दोनों ले, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1, दोनों डाल दे। तो a प्लस बी प्लस सी अगर तू 1 लेता है तो यहाँ पे आएगा 1, 2 - 3abc। अगर हम a प्लस बी प्लस सी को क्या लेते हैं 1, तो उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 1/3 abc की वैल्यू। और अगर हम ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1, तो इधर -1 डाल दे तो हो जाएगा 3/3 abc 1 आ जाएगा। ये अभी का क्वेश्चन है, मतलब ये भी सेम पैटर्न पे आया हुआ है। मतलब दिमाग में बेसिक बात है कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं, क्वेश्चन में सिर्फ आपको बेसिक सोचना और उसके बाद आगे बढ़ जाना है, खत्म। ये चीजें कुछ नहीं है, सीधी सीधी बेसिक रूल्स पे चलती हैं। पेशेंस लेवल को थोड़ा मेंटेन करें, स्टेबल जाए। डर लगता है, नो डाउट, आई डू एग्री, ठीक है ना, पर इतना नहीं डरना है कि क्वेश्चन में बेसिक वैल्यूज कोई भूल जाओ। बहुत बेसिक पूछा है और बहुत बेसिक ही पूछने वाला है वो, जहां तक का ट्रेंड लग रहा है मुझे भी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, दिस इज ऑल्सो बीइंग ऑफ कैलकुलस, इट्स ऑल्सो प्रीटी सिंपल। ध्यान से देखिएगा, ये चीज दिख रही है, जैसे ही आपको ऐसा कुछ दिखे, सिंपल है कि उसको ना फैक्टराइज कर लेना चाहिए। तो x में लेफ्ट साइड में फैक्टराइजेशन तो ये हो गया, राइट साइड में उसने क्या बोला है, रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देन इसके सॉल्यूशन निकालना है। मतलब ये लेफ्ट और ये राइट बराबर कहाँ होंगे वो बताना है। एक या तो ऐसे ले लो या पूरी सॉल्व कर लो, सिस्टम को सॉल्व करके देखो कि कहाँ कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। 1 से इन्फिनिटी में, इसमें 3 से इन्फिनिटी, ऐसे कुछ डाल दी तो ये बना। इधर से क्या बना, x - 3 x - 1, ठीक है जी। x - 1 यहां भी दिख रहा है, x - 1 कॉमन ले लें, x - 3 इधर आ गया, ब्रैकेट में क्या आ गया ये, तो या तो x होगा 1 और x - gi(x) = 3। अब ये तो आपने कैलकुलस में छोटी सी बात पढ़ी हुई है कि इसे फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 100% इसमें रहती है 0 से 1 के बीच में। और वो कह रहा है भाई साहब तू 3 बन जा, भाई ये तो कभी गोली मार दो, ये होगा ही नहीं कभी। तो बच गया सिर्फ ये, कौन, x = 1, x = 1 ही आंसर आया भाई, सीधी सी बात है। x = 1 इसमें तो है नहीं, क्योंकि 1 ओपन इंटरवल में, इसमें भी क्लोज इंटरवल में है, और आंसर सिर्फ x = 1 आया, तो इसमें भी आंसर नहीं है। इसमें आंसर एक ही आ रहा है जो कि 1 आ रहा है, इसमें आंसर आएगा नहीं, तो मतलब आपका आंसर सीधा बी सेकंड पकड़ लो, खत्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था, सोचना था बस। ये और सिंपल है, आपको ये पता ही है कि a पावर अगर b होता है और b को अप्रोच टू इन्फिनिटी कर दूं तो इसके आंसर हो जाते हैं 3 टाइप के। a अगर 0 और 1 के बीच में होगा तो ये अगर मेरा y है तो y अप्रोच टू 0 हो जाता है, ठीक है कि नहीं। अगर a एग्जैक्ट 1 है, अगर a, तो y की वैल्यू 1 हो जाती है। और अगर a मोर देन 1 है, अगर a मोर देन 1 है तो b की वैल्यू इन्फिनिटी जाने पे y की वैल्यू अप्रोच कर जाएगी इन्फिनिटी की तरफ। मतलब इस बात को छोटा सा ध्यान रखना है, और हमें पता है कि इन्फिनिटी से बेटर मैं इसको अप्रोच करूँ कि 1/∞ हो जाए भाई और 0 की तरफ ले जाएगा। तो ये सिस्टम में क्या चल रहा है आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 अप टू n चल रहा है, नेचुरल नंबर चल रहा है, और ऊपर चल रहा है sin² t अप्रोचेस टू 0 हो रहा है, बाकी n का लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है अंदर, सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है मुझे, n दिख रहा है, क्योंकि 0 डालने पे ना 1/0 ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो एक किस्म से ना ये कुछ ऐसी चीज जा रही है, ऐसे कुछ जा रहा है। अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे अगर ये चीज आ रही है तो भाई साहब इससे कैसे बचेंगे हम। इसको बचाने का तरीका सिर्फ यही है, कि आप एक काम करो, सबसे बड़ा अंदर से ना कॉमन लो, ताकि हम इसे बनाए 1/∞ में। तो अंदर से ना n कॉमन ले लेते हैं, n अंदर 1/sin² t बाहर निकाल लो। बहुत आसान क्वेश्चन, 1/n पावर 1/sin² t करो, 2/n पावर 1/sin² t करो, n - 1/n पावर 1/sin² t करो, और +1 कर दो।
और होल की पावर साइन स्क्वायर टी चल रहा है, लिमिट एन अप टी अप्रोचेस टू 0। ये वाली चीज में जब ये वाली पावर लगेगी तो ये इसको बैलेंस कर देगी और एन बाहर आ जाएगा, और लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 बाकी इसमें रह जाएगी। ठीक है, यहां तक आ गया ये। तो ये ना 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, +1 बच जाएगा, 1 की पावर 0 आ जाएगी, वो 1 हो जाएगा, और बाहर कौन रखा हुआ है, n। तो मेरा आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 1/n जो है ये पावर इन्फिनिटी आ रही है ना आपकी, तो ये तो n जो है वो 1/, एक फ्रैक्शन बन गया ना ये। t इनफाइनाइट करने पे ये वाली वैल्यू आपकी फ्रैक्शन आ चुकी है। फ्रैक्शन की पावर इनफाइनाइट ले जाओगे तो 100% वो 0 की तरफ जाएगा, ये तो पता ही है आपको। तो ये खत्म हो गई बात, आंसर आ जाएगा n, मतलब कि ये। ठीक है जी, इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखो कंटिन्यूस, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है भाई, सीधी सी बात है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। x² sin 1/x, सिंपल सी बात है, कंटिन्यूस चेक करना है, कंटिन्यूस ही चेक करना है, डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। f पे कंटिन्यूस है, f' डिसकंटिन्यूस है, f और f' दोनों कंटिन्यूस हैं, दोनों डिसकंटिन्यूस हैं, f डिसकंटिन्यूस, f' कंटिन्यूस। तो भाई अगर f' ये तो पहले ही गोली मार दो, इसका तो होना ही नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता कि होगा कि भाई पहले ही डिसकंटिन्यूस आ रहा है, f' कहाँ से कर देगा, जब डिसकंटिन्यूस है तो डिफरेंशियल कहाँ से बनाएगा, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। खैर इस चीज़ों को छोड़ते हैं, अभी हम x² sin 1/x को उठाते हैं, तो अब इसका LHL और RHL कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। नॉट अप्रोचेस टू 0 है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 0 + 0 - जो भी है, आप इसमें अगर दोनों डाल के भी देखना चाहो तो देख लो, 0 + h होल स्क्वायर sin 1/h एंड 0 - h होल स्क्वायर sin 1/- h, दोनों में लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है जी, ये डाल दीजिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो क्या बनेगी बात, यहां से तो h² ही आएगा, sin 1/h आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या दिख रहा है h अप्रोचेस टू 0 पे होने क्या वाला है, ये बनेगा साइन इन्फिनिटी, क्या बनेगा, साइन इन्फिनिटी इनटू क्या बनेगा, h² जो कि 0 है, और ये इन्फिनिटी -1 और 1 के बीच में रहने वाला है, क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू बनता है, आपको पता है, तो ये चीज क्या आ जाएगी, 0। ठीक है जी। सिमिलरली इस पे कुछ भी असर आ जाए, साइन इन्फिनिटी बन रहा है, माइनस के साथ बन जाएगा, तो भी -1 और 1 के बीच में एक फाइनाइट वैल्यू रिटेन करेगा ना, और h² साथ में है जो कि 0 बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पे, तो वो चीज भी खत्म हो जाएगी, तो मतलब दोनों 0 आ जाएंगे, मतलब कंटिन्यूस f तो होगा ही होगा। तो ये वाली चीज या तो इधर आंसर हो जाएगा या इधर आंसर हो जाएगा, ये वाले दोनों गए, क्योंकि डिसकंटिन्यूस आपका f डिसकंटिन्यूस हट गया, और f और f' दोनों डिसकंटिन्यूस वाला आंसर कट गया, तो हमारे इन दोनों में से कोई आंसर बच गया, मतलब वो किससे निकलेगा, f' से निकलेगा। तो f' के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा fx है इसका करूंगा मैं डेरिवेटिव डायरेक्ट, f' निकाल दो, f' में प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला बन जाएगा 2x और sin 1/x, और फिर अगला बनेगा x² एज इट इज, sin 1/x का cos 1/x और 1/x का -1/x², इससे कट जाएगा, अल्टीमेटली आपका क्या आ गया, 2x sin 1/x माइनस cos 1/x, लिमिट। अब यहां पे गेम क्या होगी, ये वाली चीज तो लिमिट में सपोर्ट कर जाएगी, क्योंकि साथ में x बैठा हुआ है, 0 × इन्फिनिटी फाइनाइट वैल्यू बनेगी ना, जो भी हमने यहाँ पे बताया साइन इन्फिनिटी, वैसे cos इन्फिनिटी भी फाइनाइट बनता है, बट वो ना कितना बनेगा, ये उसके साथ की चीज 0 मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो ये वाली चीज ना आप स्ट्रेट अवे नहीं बोल पाओगे, तो f' क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसकी सर्टेनिटी नहीं है कि वो क्या आएगा, देयर आर सो मेनी पॉसिबल वेज, तो इसलिए ये वाले का आंसर कौन सा पकड़ेंगे आप, पहला पकड़ेंगे। ठीक है कि नहीं, तो ये चीज यहां पे खत्म होती है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम अगली बात पे। अब ये दे रहा है, देखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव, ये वाली चीज, ये तो आपने पढ़ी हुई है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, ए किसी के अंदर हो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, AB BA किसी के अंदर हो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है कि नहीं।
ए बी बी सी हो तो ए सी होना चाहिए तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, पहले तो ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं पहले कि एन टू एन जा रहा है, एन आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहा है। आपको बोला है जीसीडी, जीसीडी मतलब एच सी एफ, ए बी का क्या है 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो एच सी एफ आपका 1 है। तो अब आप इसको देखेंगे कि 2a की वैल्यू b के बराबर नहीं है। ठीक है, देन रिलेशन आर को क्या बताएंगे, अब आपको 2a इक्वल टू बी नहीं है तो हमें बात करनी है कि भाई डबल ऑफ ए, आप बी को नहीं ले सकते, मतलब ए और बी का जो ऑर्डर लेंगे ना, ए और बी का जो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे वो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है कि जिसमें ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब वैसे वाले एलिमेंट्स नहीं लेने उसमें, बाकी कुछ भी ले सकते हो, मतलब जैसे 2 4 नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो दे रहा है वो, हमें उस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हमें बात करनी है कि भाई रिफ्लेक्सिव की बात करो जरा, क्या है कि नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव है या नहीं है उसको देखने के लिए क्या है, मैंने क्या किया, एलिमेंट ले लेता हूँ माई, कोई भी दिमाग में आ रहा हो ले लो, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 और 6 ले लिया, 3 और 6 नहीं ले सकता क्योंकि 2a की वैल्यू नहीं ले सकते, तो 3 और 8 ले सकते हैं, 3 और 9 ले सकते हैं, 3 और 9 ले लिया, तो HCF क्या आ गया जी मेरा 3 आ गया ना, और वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू 1। ठीक है, 3 3 ले लिया, HCF क्या आ गया 3। हाँ जी, अब हमने ये बात तो कर ली है आपकी, आपने देख लिया कि इस चीज़ों में हमने रिफ्लेक्सिव तो बता दिया कि रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हमेशा आपका HCF 1 नहीं आएगा, GCD 1 नहीं आएगा, दिख रहा है ना आपको, 3 3 हो गया, 4 4 ले लोगे तो भी आपका GCD 4 हो जाएगा, तो हमेशा 1 तो आने वाला नहीं है, तो GCD हमेशा 1 आना चाहिए, उसने बोल दिया, तो ए का हमेशा GCD 1 नहीं आने वाला, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव कट गया, मतलब ये आंसर कट गया, ये आंसर कट गया। अब आपके इन दोनों में से बच गया कोई ना कोई। अब मुझे पहले सबसे पहले किसको चेक करना होगा, सिमेट्री चेक करना होगा। सिमेट्री का क्या रूल होता है, ए बी और बी ए होना चाहिए, मतलब अगर ए बी ऐसे लिए जाएं जिनका HCF 1 हो, ठीक है, तो बी ए का भी HCF 1 ही होना चाहिए, मतलब जैसे मैं 3 और 5 ले लूं, 7 और 25 ले लूं, 8 और 10 ले लूं, 8 और 11 ले लूं, तो इन सब के HCF 1 है कि नहीं है, तो मेरे को इनके जो कंप्यूट करूंगा मैं, मतलब सिमेट्रिक के लिए 5 और 3 लूंगा तो भी उसका भी HCF 1 ही आएगा, 25 और 7 लूंगा तो भी HCF 1 आएगा, 11 और 8 लूंगा तो भी HCF 1 आएगा, मतलब क्या हो गया 100%, ये बात तो ट्रू हो गई, तो सिमेट्रिक तो हो गया। अब सिमेट्रिक होने के बाद ये वाली जैसी चीज अगर ना भी चेक करते ना तो भी चल जाता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव अगर काट चुके हैं ना हम, देखो रिफ्लेक्सिव काट चुके हैं, तो थर्ड और फोर्थ पे किसी पे भी हमने टारगेट करना है, तो सिमेट्रिक तो दोनों में है, तो एक तीर से 2 शिकार करने हो तो आपको क्या करना है कि ये तो खत्म हो गए। अब एक तीर से क्या है कि आप ट्रांजिटिव ही चेक करो सिर्फ, सिमेट्रिक फिर भी मैंने बता दिया आपको, पर हमें क्या करना होगा, सिर्फ ट्रांजिटिव चेक करना होगा कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, मतलब ए बी बी सी लूं तो AC का HCF 1 आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है कि नहीं, जैसे मैंने 3 7 ले लिया, ठीक है, और 7 15 ले लिया, मान लो 2 ले लिए, ले सकता हूं ना, एक AB एक BC, तो जो AC बनेगा वो क्या बनेगा 315, तो उसका तो HCF 3 हो गया, क्योंकि 1 आना चाहिए, इनका HCF 1 है, इसका HCF 1 है कि नहीं है, मतलब ये गेम तो चली नहीं, मतलब क्या हो गया ट्रांजिटिव टाटा हो गया, तो ये आंसर हो गया, सीधी सी बात। एग्जाम्पल लो, काम निकालो, आगे बढ़ो, एक भी एग्जाम्पल फेलियर हो जाता है मतलब आपका काम हो गया, मतलब आपने चेक कर लिया, गेम खत्म, ठीक है जी, ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम आगे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आयोटा का टाइप का क्वेश्चन, ये मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बोलता हूँ और अभी भी बोलता हूँ और अभी भी आपको बोलूंगा, आगे के लिए भी तैयार रहना, रूट्स ऑफ यूनिटी को 100% वो क्वेश्चन में डालेगा किसी भी तरीके से। तो रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या बात याद रखनी है, आपको याद रखनी है, अगर a प्लस IB आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना, और अगर a/b किसी भी जगह आपको √3:1 या 1:√3 में दिख जाए, इनमें से कुछ ना कुछ दिख जाए, तो कन्वर्ट z एज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जो आपको पता है रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, क्या होते हैं, हम एक को ले लेते हैं, कोई भी एक को ओमेगा ले लेते हैं तो दूसरा आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, ये मालूम है ना आपको, कभी भी a/b, ये वाला इसका एक मेन कंसर्न है, याद रखिएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि जो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसका रेशियो 1:√3 आ रहा है, या √3:1 ले लो, ठीक है,
तो मैं इसको चाहूंगा कि हम कन्वर्ट करें इसे ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में। जो भी लोगे वो डिसाइड कर लेना। ओमेगा अगर आपने -1 + i√3/2 लिया है तो -1 - i√3/2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पे जरा गेम खेलते हैं। इसको हम लिख देते हैं -1 + i√3 पावर 200। भाई माइनस तो एडजस्ट कर सकते हैं ना, 2 पावर 199 इंटू p + iq। तो इसके बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो ये चीज कुछ ऐसी दिख रही है। इसको हमने ओमेगा लिया है तो 2 ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, -1 + i√3। तो इसको आप 2 ओमेगा डाल देना। जैसे 1 + i√3 कहीं दिखता है ना, 100% क्या खेलना चाहिए, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और अगर हायर पावर वाले क्वेश्चन हो और 1:√3 टाइप ना देखे चीज तो डी मॉर्गन थ्योरम पे चले जाना पोलर फॉर्म लगा के। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल होता है। हायर पावर क्वेश्चन ऑलवेज पोलर फॉर्म एंड डी मॉर्गन थ्योरम। तो 2 पावर 199 p + iq। 2 ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 पावर 200 ओमेगा पावर 200 2 पावर 199 एंड p + iq। सीधी सी बात है, 2 पावर 200 में 199 खत्म हो गया, यहाँ पे 2 रह गया। ओमेगा पावर 200 आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा 200 को क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 198। 9 और 8 17 + 1 18, मतलब ओमेगा पावर 2 रह जाएगा। ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये ओमेगा क्यूब की पावर 66 बन जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू p + iq। और ओमेगा स्क्वायर हमारा ये लेना है क्योंकि उसको ओमेगा लिया है, तो हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1 - i√3। तो इसको मैं क्या डाल दूंगा, -1 - i√3 किसके बराबर, p + iq के बराबर। तो मेरा p क्या हो गया, -1, q क्या हो गया, -√3। बोलो जी, समझ में आ गया, p -1 तो ये क्या लिखा था मैंने, -1 - i√3। तो p हो गया -1 एंड q हो गया -√3। ये दोनों आ गए ना। तो अब आपको क्या निकालना है, मुझे वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट ऑफ p + q + q² एंड p - q + q², मतलब p + q² दोनों में आ रहा है। तो p + q² का मतलब है p की वैल्यू हो गई -1 और q² की वैल्यू हो गई आपकी 3। तो p + q² कितना हो गया, 2। और आपको 2 में क्या ऐड करना है, q कितना है, एक है -√3 और ये एक रूट हो गया, एक बीटा क्या हो गया 2 + √3, क्योंकि -q करना है उसमें, ठीक है ना। तो 2 + √3 2 - √3। तो अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 4, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गई 4 - 3 मतलब 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, x² - sx + p। ये इक्वेशन आ गई आपकी, कहाँ दिखी है, यहाँ दिख रही है। ये आंसर हो गया कि नहीं, so it is over। नाउ नेक्स्ट जीपी का सीक्वेंस सीरीज का सिंपल क्वेश्चन। आपको ये चीज पढ़ी हुई है आपने, फिर लिख रहा हूं Sn - 1 की वैल्यू Tn होती है, पता है ना आपको। ये रूल उसने बेवकूफ बनाया, उसमें और कुछ नहीं है। ज्यादा गेम नहीं खेली, बस रेसिप्रोकल किया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो 1/m मेंटेन किया, m को नेचुरल नंबर लिया। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। कंसिडर अ जीपी विद फोर्थ टर्म कंसिडर अ जीपी विद फोर्थ टर्म 500। फोर्थ टर्म का मतलब है AR पावर 3 इक्वल टू 500, ठीक है जी। और बोल रहा है सम ऑफ n टर्म्स एसेंशियली नोट कर रहा है S6 - S5 इज ग्रेटर देन 1। S5 को इधर ले आया और इधर क्या किया, S7 - S6 लेस देन 1, ठीक है कि नहीं। ये वैल्यू क्या दे देगा मेरे को, ये वाले रूल से T6 ग्रेटर देन 1, T7 लेस देन 1, ठीक है कि नहीं। ये दोनों बातें आ गई। यहां से बात पता है मुझे, AR³ 500 के बराबर है। R याद रखिएगा 1/m उसने बोला है, द कॉमन रेशियो इज 1/m वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है वो बतानी है। कोई इनइक्वालिटी दी हुई है तो ऑब्वियसली रेंज निकलेगी, ये तो सीधी सी बात समझ में आ रही है। तो अब आपको यहां से T6 का मतलब हो गया AR5 इज मोर देन 1, AR5 is more than 1 और AR6 is less than 1, ठीक है जी। ये दोनों बातें हैं। ऊपर से थोड़ी सी चीज को उठाया जाए तो AR³ की वैल्यू 500 उठा लेता हूं, R² और AR³ ऐसे लिख लेता हूं ग्रेटर देन 1 और AR³ और R³ अलग लेस देन 1।
तो इस ए आर क्यूब की वैल्यू 500 डाल देता हूँ। आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1, 500 आर क्यूब लेस देन 1। बोलो जी, समझ में आ रही है बात? क्या किया मैंने? तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन 1/500 और आर क्यूब की वैल्यू हो गई लेस देन 1/500। भाई आर है क्या? 1/m है, उसका भी तो देख लो। तो पहले हम आर की बात को अगर यहां से सेटल करते हैं ना, तो 1/m का स्क्वायर ग्रेटर देन 1/500। उल्टा कर दो, पॉजिटिव है ना चीज। उल्टा कर दो भाई, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? m स्क्वायर लेस देन 500 एंड m क्यूब ग्रेटर देन 500। m की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे करना पड़ेगा ना भाई, m पे लाना पड़ेगा। रेसिप्रोकल करने पे अगर पॉजिटिव दोनों तरफ टर्म्स हो, रेसिप्रोकल करने पे दोनों तरफ अगर पॉजिटिव टर्म हो, तो हमें क्या करना होता है? इनइक्वालिटी रिवर्स करनी होती है। दोनों तरफ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो ये रूल आ गया जी, आपके सामने दिख रहा है आपको क्या लिखा मैंने, ये चीज। ओके नाउ अब ये क्या है? यह चीज दे देगा कि m की वैल्यू रहेगी -√500 से लेके √500 के बीच में, और ये कहेगा m क्यूब, m जो है वो क्यूब रूट ऑफ 500 से बड़ा। क्योंकि m एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरली वो ये वाली चीज और ये वाली चीज में कॉमन आंसर ढूंढेगा, क्योंकि इनमें चल रहा है एंड। तो क्यूब रूट ऑफ 500 आ रहा है यहाँ, वो कह रहा है इससे आगे जाओ। ये कह रहा है -√500 से चल के √500 तक जाओ। अब √500 कितना वो निकालेंगे हम ना, 10√5 होगा, वो तो दिख रहा है मुझे। तो कॉमन सॉल्यूशन मुझे ये मिलेगा। तो m की वैल्यू किस में आ जाएगी? रेंज में क्यूब रूट 500 से चल के स्क्वायर रूट 500 तक जाओ। तो 10√5 तक जाना है और क्यूब रूट ऑफ 500। अब क्यूब रूट ऑफ 500 किसके बराबर होगा? इसके लिए आपको क्यूब आने चाहिए। 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, तो 7 पॉइंट समथिंग होगा। और ये 10√5 को आप ले सकते हैं तो ये 22.2 समथिंग आएगा। तो आपको दिख रहा है ना कि m जो है नेचुरल नंबर है, तो 8 से शुरू हो जाएगा ये, और कहाँ तक जाएगा? 22 तक। तो 8 से 22 कितने टर्म्स हो जाएंगे? 22 - 8 + 1 मतलब 15। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 15। क्वेश्चन खत्म, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ही ट्विस्टेड था, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये तो श्योर शॉट है, इसमें थोड़ा सा ना आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, उसके बिना ये क्वेश्चन होगा नहीं। तो इसको जरा देख लेते हैं। एक ये ट्रायंगल बोला है उसने, PQR लाइज ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल AB BC CA, AB BC CA, ऐसे ही ऑर्डर में गया जी वो। और वो ट्रायंगल ABC BC डिवाइडिंग देम इन द रेशियो 1:2, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। P जो होगा वो यहां होगा 1:2, ठीक है, रेशियो चल रही है, ध्यान रखना। Q यहां होगा, 1 यहाँ आएगा और 2 रेशियो यहाँ आएगा, मतलब 3 डिवीजन हो रहे हैं Q, और R कुछ यहाँ आएगा जो 1:2 में करेगा। इस तरीके से जा रहा है, ट्रायंगल बन गया ये PQR। तो ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो पूछ रहा है वो। अब रेशियो पूछ रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का। ट्रायंगल में अब हमें इक्विलेटरल तो दिया नहीं है, ले सकते हैं इक्विलेटरल, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको θ1 ले लेते हैं, इसको θ2 ले लेते हैं, इसको θ3 ले लेते हैं, ठीक है ना। और आपको एक ट्रायंगल का एक बेसिक ये रिजल्ट तो पता होगा, जो आपने हीरोन्स फॉर्मूला टाइप में पढ़ा होगा, कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है तो हाफ AB हाफ AB अगर मैं ले रहा हूं तो C का एंगल साइन के साथ ले लिया जाता है, जो बेसिक एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। अगर आप B और C के साथ लेते हो तो साइन ए लेना होता है। आप C और A के साथ लोगे तो B लेना होगा, मतलब कोई भी चल सकता है आपका। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे को दिख रहा है, हम रेशियो ले लेते हैं। रेशियो में तो हमें λ1 λ2 लेना पड़ेगा ना, तो इसको ले लेंगे λ1, ये हो जाएगा 2λ2, 2λ1, ये हो जाएगा λ2,
हो जाएगा 2 लैम्डा 2, हो जाएगा लैम्डा 3, हो जाएगा 2 लैम्डा 3। इस तरीके से हमने उसकी लेंथ बना दी। ओके, तो अब मुझे ट्राइंगल का एरिया ABC का जो एरिया है वो मुझे पता है कि हम किसी से भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात हो रही है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बेटा, ये देखना पड़ेगा आपको। हाफ AB ले रहे हो तो क्या बनेगा 3 लैम्डा 3, है ना, और 3 लैम्डा 2 इंटू साइन थीटा 2। ठीक, और हाफ 3 लैम्डा 2 और 3 लैम्डा 1 लेंगे, मतलब ये दोनों लोगे तो साइन थीटा 3। और अगर आप नेक्स्ट लोगे 3 लैम्डा 1 और 3 लैम्डा 3 तो साइन थीटा 1। मतलब कुल मिला के आपको 9/2 लैम्डा 2 लैम्डा 3 साइन थीटा 2 इक्वल टू 9/2 लैम्डा 3 लैम्डा 1 साइन थीटा 1, लैम्डा 1 लैम्डा 3 के साथ साइन थीटा 1, और 9/2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 साइन थीटा 3। ठीक है जी, ये डेल्टा ABC का आंसर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का आंसर है। ठीक है जी, जो उसमें निकाल दिया। अब मुझे ये छोटे छोटे ट्राइंगल देख रहे हैं, PQR बीच में दिख रहा है, PQR का रेशियो निकालना ना, बट PQR को मैं ऐसे ही रख लूंगा भाई, PQR को ऐसे ही रखो, उसका एरिया नहीं निकालेंगे, बाकी को निकाल के माइनस कर देंगे। एडजस्टेंट आ रहा है ना, बाकी को निकाल के माइनस कर देंगे। तो डेल्टा PQR प्लस डेल्टा BPQ प्लस डेल्टा APR। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको क्वेश्चन ना, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, जो आपको वहां पे थोड़ा सा दिमाग खाएगा। ये सबका सम डेल्टा ABC के बराबर है, ये हमें पता है। ठीक है जी, नाउ मुश्किल ऐसा सच नहीं है, बट यस इट टेक्स टाइम, क्योंकि रिलेशन को डेवलप करने के लिए कोई और डेटा सीधा सीधा दिया नहीं आपको। तो डेल्टा PQR को अभी हम छेड़ते नहीं है, उसकी वैल्यू निकालनी है एरिया की। डेल्टा का मतलब एरिया समझ लीजिएगा यहाँ पे। BPQ ये है, तो अब इसमें अगर आप देखो तो आपका साइन थीटा 1 तो आ रहा है, हाफ 2 लैम्डा 3 इंटू लैम्डा 1 इंटू साइन थीटा 1 ये आएगा, प्लस हाफ APR ये है 2 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इंटू साइन थीटा 2 आएगा, प्लस हाफ 2 लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 साइन थीटा 3 आ जाएगा। ओके जी, ये मेरा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओनली। तो अब हम क्या निकल लेते हैं, डेल्टा PQR प्लस ये क्या आ गया, ये कट जाएंगे ना, लैम्डा 3 लैम्डा 1 साइन थीटा 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 साइन थीटा 2 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 साइन थीटा 3, ये आ गया ना, इज इक्वल टू डेल्टा ABC। ये तो बराबर ही है। तो यहां से मैं क्या देखूंगा भाई, लैम्डा 1 लैम्डा 2 साइन थीटा 3 की वैल्यू 2/9 डेल्टा ABC हो जाएगी, 2/9 डेल्टा ABC। ये सब 2/9 डेल्टा ABC हो रहे हैं ना, तो इनकी वैल्यू आप 2/9 डेल्टा ABC प्लस 2/9 डेल्टा ABC लिख दोगे, प्लस 2/9 डेल्टा ABC लिख दोगे, इक्वल टू डेल्टा ABC एंड दिस इज डेल्टा PQR। तो 2/9 प्लस 2/9 प्लस 2/9 कितना हो गया, 6/9। 6/9 उधर जाके डेल्टा ABC में से माइनस होगा, तो डेल्टा PQR इज इक्वल टू डेल्टा ABC 1 माइनस 6/9, मतलब 3/9। ठीक है, तो ये हो गया 1/3। तो डेल्टा ABC बाय डेल्टा PQR क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू डेल्टा ABC बाय डेल्टा PQR। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। ये थोड़ा सा कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें।
करना कुछ नहीं है, हाफ ए बी साइन थीटा को यूज करना है बस। पहले पूरे ट्रायंगल के लिए उसको लिख देना है, सबकी तरफ से लिख देना है ए बी बी सी सी ए जो मैंने लिखे हैं आपके सामने, ये वाली चीज को याद रखना है बस। और ये वाले को 3 को लेके फिर उसमें डेल्टा पी क्यू आर को एडजस्ट कर देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। अब ये मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत कॉमन है, आ जाता है। सबसे पहले तो ना चोरी कर लो ऐसे केसेस में ना, ए को आइडेंटिटी डाल दो और बी को आइडेंटिटी डाल दो, किसी ए को आइडेंटिटी डाल दो, मतलब है ना ए को आइडेंटिटी डाल दिया तो बी इंटू आई स्क्वायर बी हो जाएगा, और यहाँ पे आई आ जाएगा आई प्लस बी। ये कैसे कह सकते हैं हम कि भैया होगा बी इज इक्वल टू आई प्लस बी, कैसे हो सकता है? आई तो ऐड होगा ना, तो डायगोनल में एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो ये तो इक्वल होगा नहीं। और अगर बी को आई ले लेता हूं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आई हो जाएगा। तो ये दोनों तो गए डायरेक्ट। अब या तो होगा ये आंसर या होगा ये आंसर, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। ये थोड़ी सी चीज आपको देखनी है, तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा क्या काम किया जाता है भाई, ए स्क्वायर बी दिख रहा है, उस ए स्क्वायर को इधर ले आओ, बी को यहीं रखो, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से बन गया बी माइनस आई। अब यहां तो बी बैठा है, बी माइनस आई को कैसे एडजस्ट करूंगा मैं? तो बी को एडजस्ट करने के लिए ना बी माइनस आई प्लस आई आप अपनी तरफ से डालो ताकि कोई फैक्टर बना लूं मैं। तो बी माइनस आई प्लस आई यही सोचना पड़ेगा बस आपको यहाँ पे, ये चीज कि इसके साथ क्या किया जाएगी ताकि कुछ फैक्टर कॉमन आ जाए। तो ए स्क्वायर बी माइनस आई, ये प्योर अलजेब्रा का ना फैक्टराइजेशन गेम खेल रहे हो यहाँ पे। तो आइडेंटिटी एक ऐसी चीज ही होती है जो कि अलजेब्रा का 1 होता है एक किस्म से, उसको यूज कर रहे हो। बी माइनस आई कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस आई यहाँ लिखा इक्वल टू आई। अब किसी दो का प्रोडक्ट अगर आई के बराबर है नेचुरली, तो कम्यूट कर दोगे ना तो भी आई रहेगा। अगर ये प्रोडक्ट हो रहा है आई के बराबर, तो आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, वो यहां पे भी लिख सकते थे ना आप ऐसे। भाई यहां पे भी तो बी माइनस आई पहले कॉमन ले सकते थे, क्यों? तो ये भी लिख सकते थे, वो भी आई आएगा। तो ये दोनों बराबर हो गए, ये चीज और ये चीज बराबर हो गई। अगर ये चीज बराबर हो गई तो आप रिवर्स में ले जाओगे ना, तो जो ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बनाया था, वो बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से भी बन जाएगा। तो बी ए स्क्वायर बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा, वही कम्यूट हो गया, स्विच हो गया, बाकी और कुछ नहीं हुआ, सब सेम आया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल था, डायरेक्ट होना था। नाउ ये क्वेश्चन देख लेते हैं जी। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, बहुत आसान है, देखो ध्यान से, सब कुछ दिखेगा आपको। tan इनवर्स दिख रहा है, 1 प्लस रूट 3 दिख रहा है, नीचे से रूट 3 अगर कॉमन ले लूं तो 1 प्लस रूट 3 नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस सेकंड इनवर्स दिख रहा है। बहुत बेवकूफ बनाया है इस क्वेश्चन में, मतलब एकदम लड्डू क्वेश्चन है, सामने ही दिख जाएगा। 4 कॉमन लिया अगर ऊपर से, तो अंदर क्या बच गया 2 प्लस रूट 3, और नीचे से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा 2 प्लस रूट 3। बच्चे ना वैल्यू निकालने बैठ जाते हैं, कुछ नहीं है, ये फैक्टर होके कट गया। ये 3/4 सेकंड इनवर्स आ गया, सेकंड इनवर्स 2/√3 आ गया ये, और यहाँ पे रूट 1 प्लस रूट 3 कट गया, तो आ गया tan इनवर्स 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा π/6। ठीक है कि नहीं? अब ये साइन कॉस इनवर्स से गेम खेल लेना, यहाँ भी बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि ना जिंदगी भर कराते रहो बच्चों को, ये याद नहीं रहता कि साइन 30 कितना था या कॉस 30 कितना था। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि कॉस इनवर्स 30 के बराबर आता है √3/2। तो ये वाली चीज आपकी आ गई π/6। तो π/6 कितना हो जाएगा π/3। तो आंसर हो जाएगा ये, यहाँ पे ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए? तो ये मैंने आपको करा दिया, हेंस ये चीज आपको बता दी है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, काम अच्छे से हो जाएगा। ओके, नहीं होगा तो अगली क्लास में और आगे चीजें बता दी जाएंगी आपको। थैंक यू।